हेलो दोस्तों, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अपने लॉ का सिलेबस पूरा करेंगे सो दैट ऐसा ही कि आपके एग्जाम में जितने भी नंबर मैं आपके इंक्रीज़ करा सकूं वो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूं। अगर आपने अभी तक लॉ पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, अगर आपने लॉ नहीं पढ़ा है तो आज इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिए, आपका मैक्सिमम पोर्शन आज हम लोग कवर कर लेंगे। देखिए, अभी तक जो हमने लॉ में पढ़ा वो तो सब कर ही लिया। आज की क्लास में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉ के जितने बचे कुचे पार्ट्स हैं वो सब हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने चाइल्ड लेबर पढ़ा था, हमने पॉक्सो पढ़ा था, हमने डोमेस्टिक वायलेंस पढ़ा था, हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम सती प्रथा, दहेज निवारण अधिनियम, महिलाओं का असिस्ट रूपण या जिसको हम लोग बोलते हैं इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमन, वो हम पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ इमोरल ट्रैफिकिंग या अनैतिक व्यापार, इसके अलावा हम लोग पीसीपीएनडीटी एक्ट जो है हमारा, वो ये सब चीज़ें आज हम लोग कवर करेंगे। और इसके साथ साथ संविधान में महिलाओं के लिए कौन कौन से प्रावधान हैं वो भी हम पढ़ेंगे, बच्चों के लिए कौन कौन से प्रावधान हैं वो भी पढ़ेंगे। हमारे इंडिया में आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, और एक आपने नाम सुना होगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या सीआरपीसी, उनमें क्या प्रावधान है वो भी हम पढ़ेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, और साथ में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। तो क्योंकि हम बहुत सारा सिलेबस आज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट इस वीडियो से आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। और आप ये मान के चलिए कि अगर एसआई के पेपर में लॉ के सवाल 10 आते हैं तो उन 10 में से 5 से 6 सवाल आपको इस अकेले वीडियो में ही मिल जाएंगे। एक मैं आपसे भरोसा दिलाता हूँ, आपको वादा करता हूँ कि अगर आपने हमारे लॉ की सारी क्लासेस अटेंड की हैं तो सारी क्लासेस अटेंड करने के बाद में लॉ से संबंधित कोई भी सवाल एसआई के पेपर में ऐसा नहीं होगा जो इसके बाहर हो। तो इसलिए बड़े निश्चिंत होकर अच्छे से लगन से इन नोट्स को पढ़ लीजिए, हमारी क्लास को ध्यान से देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, सो दैट आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले पूरा कॉन्फिडेंस हो। आने वाले टाइम में हम लोग कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो हैं वो यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, या जो भी मीडियम पॉसिबल होगा उस मीडियम से आपको कराते रहेंगे, सो दैट आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और आप जानते हैं हम सारे प्रयास कर ही रहे हैं। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं 2 छोटी छोटी बातें आपसे करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स, मैसेजेस और अलग अलग माध्यम से बच्चों के कांटेक्ट आ रहे थे, और बच्चे ये बार बार ये कह रहे थे कि सर थोड़ा सा जल्दी। बच्चे देखिए, मैं खुद, आप जानते हैं मेरे बारे में, जो लोग जानते हैं, जो पर्सनली मुझसे मिल चुके हैं या पढ़ चुके हैं, उनको अच्छे से पता है कि मैं अपनी तरफ से कोई कसर कभी छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन अब इस समय मैं बहुत अलग सिचुएशन में हूँ। पिछले 4 से 6 महीने में मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, हर तरह से, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा, बीमार रहा। और अभी पिछले 2 दिन से मेरी बेड पे बैठने की हिम्मत भी नहीं थी। इसी वजह से ये इतना डिले हो रहा है। और मैं वन मैन आर्मी हूँ, अकेली टीम है, मतलब टीम के नाम पे मेरे पास कोई नहीं है। मैं अकेला एक इंसान हूँ जो पहले किसी चीज़ को पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद में मैं उसको शॉर्ट करता हूँ, समराइज़ करता हूँ, फिर मैं उसको और टाइप करता हूँ। हिंदी और इंग्लिश 2 में टाइप करने की वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैं टाइप करता हूँ। मुझे हिंदी की टाइपिंग नहीं आती, फिर भी मैं पूरा प्रयास करता हूँ। टाइप करने के बाद में मैं उससे पीपीटीज़ बनाता हूँ। पीपीटी बनाने के बाद में मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, और फिर वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद कई बार वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाता तो दोबारा भी करना पड़ता है, और उसके बाद में और हम एडिटिंग करते हैं तो एडिटिंग में भी टाइम लगता है। तो इतनी प्रोसेस, जो लंबी प्रोसेस है, वो सारी करने की वजह से टाइम चला जाता है। बहुत परेशानी से ये मान लीजिए कि हम आप तक ये कंटेंट पहुंचा पा रहे हैं। मुझे अभी फ़िलहाल सिर्फ एक एडिटिंग में हेल्प मिल पा रही है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे वॉलंटियर करने के लिए, बहुत सारे बच्चों ने कांटेक्ट किया कि हम वॉलंटियर करना चाहते हैं, लेकिन देखिए मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी भी बच्चे को इस समय किसी भी तरह का नुकसान हो। एग्ज़ाम सर पे है, बच्चा इमोशनल होता है, हो सकता है वो मेरी बात को ना समझे इतना, लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि अभी एसआई का पेपर है। पेपर से पहले मैं किसी बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने किसी बच्चे की हेल्प लेना एज सच ठीक नहीं समझा। इसीलिए जिन जिन लोगों ने, आप में से जो देख रहे हैं, वॉलंटियर करने के लिए मुझे बोला, उन सभी लोगों को मैंने ये कहा कि मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा, लेकिन मैंने किया नहीं। उसका रीज़न ये है कि इस मोमेंट पर मैं चाहता हूँ कि आपका फोकस पूरा आपके एग्ज़ाम पर हो। एक बार आप पेपर दे लो, पास हो जाओ, फिर हम साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। और हालत किस कदर ख़राब है ये अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी लास्ट मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसका नाम था चाइल्ड लेबर, बाल श्रम। एक बार आपने वीडियो तो देखा ही होगा, नहीं देखा तो एक बार बाल श्रम का वीडियो चला के देखिए। अगर आप बाल श्रम का वीडियो चला के देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि पूरी वीडियो में लगातार मैं खाली इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा था कि वीडियो के बीच में मेरी आंखें बंद ना हो जाएं, बस आंखें खुली रहें। ये प्रयास पूरे वीडियो में कंटिन्यूसली मैं कर रहा था। और आप विश्वास करें, हम पूरी रात काम करते हैं, पूरी रात काम करने के बाद सुबह 4 से 5 बजे बिना सोए 5 बजे वीडियो शूट करते हैं, तब जाके आपके पास क्वालिटी पहुंचती है। तो
इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारे साथ थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। अगर मैं कर पाता तो मैं एक ही दिन में सब कुछ अपलोड कर देता, लेकिन देखिए कचरा मुझे पोस्ट करना नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं भरोसा दिलाता हूँ कि विद इन ड्यू टाइम, सही समय में आपके पास सारी सामग्री पहुँच जाएगी। लॉ आज मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, लॉ पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद कोई कसर नहीं रहेगी। लॉ कंप्लीट होते ही अगला चरण जो है हमारा, वो सर्वे कंप्लीट करना है। अभी 2 चीज़ें साथ चल रही थी तो टाइम बढ़ जाता था, अब सिर्फ सर्वे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर सर्वे कंप्लीट कर देंगे। सर्वे कंप्लीट होते ही और हमारी तरफ से जो वैल्यू एडिशन हो सकेगा, जैसे कि योजनाएं, जैसे कि कोई करंट अफेयर के मुद्दे या जो भी, वो सब हम करेंगे एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम के बाद आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपसे ये गुजारिश है मेरी कि अभी भी हमारे चैनल को जो ग्रोथ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, अभी भी हम लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा चैनल की ग्रोथ होगी, हमारा परिवार जितना बड़ा होगा, हम उतना बेहतर प्रयास कर पाएंगे। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। और ये सिर्फ एक एसआई के एग्ज़ाम की बात नहीं है, एसआई के बाद में आरएस का एग्ज़ाम सामने है। आरएस के एग्ज़ाम में जो काम हम कर सकते हैं, जो सपोर्ट हम दे सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि दूसरे हमसे बेहतर नहीं है या हमसे कम है, सब अपनी जगह ठीक हैं। काम करने वाले सारे जो टीचर्स हैं सभी वैल्यूएबल हैं, सभी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें अपनी मेहनत पे भरोसा है कि हम सही डायरेक्शन में सही जगह आपको पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। और आज की क्लास के लिए स्पेशली, क्योंकि मैं 2 दिन से बीमार था, मैं टाइप नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमने अपने एक वॉलंटियर की हेल्प ली। तो हमारे ही एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये नोट्स बना के मुझे भेजे, और वो नोट्स मैं डायरेक्टली आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आज हम पीपीटी से नहीं, सीधे नोट्स से पढ़ेंगे। ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से अवेलेबल भी करवा दूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं हैं वो सब टेलीग्राम ज्वाइन करें। सफल स्टेप नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये नोट्स आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। इन नोट्स को आप 2 बार पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से काम किया गया है। अगर आप 2 बार पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ लिया वो हम टिक करते जाते हैं, बाकी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। देखिए, पहला है महिला और बालिकाओं के लिए संवैधानिक उपबंध। ये चीज़ आज हमें करनी है, ये अभी तक हमने किया नहीं है, तो हम पढ़ लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या कहता है। हालांकि आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। एक है बाल विवाह, ये आज हमें पढ़ना है। दहेज, डाउरी, ये हमें पढ़ना है। इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा सा कोऑपरेट करें, क्योंकि इंग्लिश में नोट्स नहीं बन पाए, लेकिन मैं साथ साथ जब मैं बोलूँगा तो मैं अपनी तरफ से कंप्लीट इंग्लिश बोलता हुआ चलूँगा, सो दैट आपको कोई कठिनाई ना हो। उसके साथ साथ एक है सती प्रथा रोकथाम, वो भी आज हमें पढ़ना है। स्त्रियों की लज्जा भंग के संबंध में, ये लज्जा भंग जो है इसके लिए कोई अलग से कानून ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा जो पीनल कोड है आईपीसी, उसके अंदर इसके प्रावधान हैं। उसके बाद है कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये हम कर चुके। अगला है, उसका नाम है पीसीपी एनडीटी। पीसीपी एनडीटी भी आज करना है हम लोगों को। अनैतिक व्यापार भी आज करना है। घरेलू हिंसा हम पढ़ चुके। महिलाओं का अशिष्ट रूपण, ये आज हमें करना है। इसके बाद अगर आगे चलें तो महिलाओं के अशिष्ट रूपण के बाद में अगला, अच्छा ये सब हो गया कंप्लीट, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब आइए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले यहाँ पे मैं 2 बातें आपको बताता हूँ। देखिए, बड़ा गौर करके मेरी बात सुनिएगा। हम बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, संविधान महिलाओं और बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही 2 प्रकार के अधिकार देता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही 2 प्रकार के अधिकार देता है। 2 प्रकार के अधिकार कौन कौन से, आइए देखते हैं। एक अधिकार हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सामान्य नागरिक अधिकार, और दूसरे जो अधिकार हैं उनको हम लोग नाम दे सकते हैं विशेषाधिकार। तो 2 प्रकार के अधिकार हो गए, एक तो सामान्य नागरिक अधिकार और दूसरे हो गए विशेष अधिकार। इस बात से मेरा मतलब क्या है, देखिए, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मिलते हैं, और उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, बस उसके लिए आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। तो अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपको वो अधिकार मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे मूलभूत अधिकार हैं, तो जो मूलभूत अधिकार या फंडामेंटल राइट हैं वो भारत के सभी नागरिकों को हैं। वहाँ पे संविधान भेदभाव नहीं करता कि महिला को मूल अधिकार मिलेंगे, पुरुष को नहीं मिलेंगे, सभी को मिलेंगे। तो ये अधिकार तो महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को मिलेंगे ही, क्योंकि ये सामान्य नागरिक अधिकार है। लेकिन इसके अलावा कुछ विशेषाधिकार जो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं या सिर्फ बच्चों के लिए हैं, वो दूसरे व्यक्तियों को नहीं दिए गए। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन 2 प्रकार के अधिकार हमें देता है। विशेषाधिकार, जस्ट मैं एग्जांपल दूं, जैसे आप सबने सुना है मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव।
जिसको हम प्रसूति अवकाश भी बोलते हैं, डिलीवरी लीव्स भी बोलते हैं। तो अब बच्चा होना ये सिर्फ सौभाग्य महिलाओं को ही मिला है, महिलाएं ही डिलीवर कर सकती हैं बेबीज़ को। तो महिलाओं को जब बच्चा होता है तो उसके संबंध में जो अधिकार है वो पुरुषों को तो नहीं दिए जा सकते ना, वो स्पेसिफिकली बच्चों से संबंधित, मातृत्व से संबंधित अवकाश तो हम कह सकते हैं विशेषाधिकार है महिलाओं का। ठीक ऐसे ही 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों तक के लिए अनिवार्य शिक्षा, कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चाइल्ड बिटवीन 6 to 14, ये अधिकार तो खाली बच्चों का ही है। तो इस तरह के जो विशेषाधिकार हैं वो भी दिए गए हैं। दोनों तरह के अधिकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ महिलाओं को और बच्चों को कितने प्रकार के अधिकार मिलते हैं, भाई 2 प्रकार के मिलते हैं, सामान्य नागरिक अधिकार और विशेष अधिकार, स्पेशल राइट्स, प्रिविलेज राइट और जनरल सिटीजन राइट्स। एक एक करके ये मैं हल्का हल्का आपको रिवीजन करा देता हूँ। इसमें हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब ने ये पहले से पढ़ रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी आपने पढ़ा है। अभी जैसे ही आपका एसआई का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम फ्रेश नए सिरे से और पॉलिटी क्या, करंट अफेयर क्या, सब सब्जेक्ट इस तरह से पढ़ना चालू करेंगे कि हम लोग आरएस का एग्ज़ाम ठीक से कर पाएँ। फिलहाल के लिए हम समरी रख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हो गया फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट में आपको सबको याद है कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद होते हैं या आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल नंबर 15(2), आर्टिकल नंबर 15(2) बेसिकली समानता की बात करता है और वो ये कहता है, आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 15 में अलग अलग प्रकार की समानताएं हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे लैंगिक समानता की बात कर रहा हूँ। आर्टिकल नंबर 15(2) ये कहता है कि लैंगिक आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, किसी दुकान में, किसी होटल में, किसी एंटरटेनमेंट प्लेस में, किसी सार्वजनिक तालाब में, कुएं में, सड़क में, मंदिर में, इन सब में प्रवेश करने से महिलाओं को नहीं वंचित किया जाएगा। इसका मतलब है महिलाओं को समान नागरिकों के समान ही, अन्य नागरिकों के समान ही और इन सब में प्रवेश करने का अधिकार है। तो याद कर लीजिएगा आर्टिकल नंबर 15(2). आर्टिकल नंबर 15(3) जो है वो एक विशेष आर्टिकल है। वो क्या कहता है? देखिए, नॉर्मली होना ये चाहिए कि एक देश के जितने भी नागरिक हैं उनको सभी अधिकार समान मिलने चाहिए, भेदभाव तो नहीं करना चाहिए और राज्य को तो किसी से भेदभाव वैसे ही नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में जब संविधान लिखा गया तो संविधान निर्माताओं ने ये देखा कि महिलाओं की हालत जो है वो पुरुषों के कंपैरिजन में पिछड़ी हुई है। महिलाएं बहुत पीछे हैं, उनको आगे लाने की ज़रूरत है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सब का हाल जो है वो बेहद ख़राब है, उनको भी आगे लाने की ज़रूरत है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में असामान्य अधिकार देने का भी प्रोविज़न किया गया। तो आर्टिकल 15(3) कहता है कि अगर मान लीजिए ज़रूरी हो तो राज्य बच्चों के लिए और स्त्रियों के लिए विशेष अलग से उपबंध बना सकता है, मतलब भेदभावपूर्ण उनके लिए नियम बना सकता है। एग्जाम्पल के लिए कोई रिजर्वेशन देना, एग्जाम्पल के लिए उनके लिए कोई विशेष कानून बनाना, ये किया जा सकता है। तो आर्टिकल 15(3) याद कर लीजिए। और साथ ही साथ सभी बच्चे लिस्ट बनाते जाना एक कागज़ पे, आर्टिकल 15(2), आर्टिकल 15(3), सो दैट रिविज़न करते टाइम आपको आसानी रहे। इसके अलावा मूल अधिकारों के साथ साथ जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें भी प्रावधान किए गए हैं। इसी तरह से एक और हमारा संविधान का आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि आप नौकरी पे किसी को रखते हैं तो महिला हो या पुरुष हो, समान काम समान वेतन। ऐसा नहीं कि महिला के लिए 5,000 सैलरी, पुरुष के लिए 15,000, वो नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 42, आर्टिकल नंबर 42, आर्टिकल नंबर 42 जो है वो स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए है और वो कहता है कि अगर फीमेल्स को डिलीवरी होती है तो उस समय प्रसूति के लिए सहायता कानून राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए और प्रसूति के लिए अवकाश वगैरह की, इन सब की व्यवस्था की जानी चाहिए। आर्टिकल नंबर 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। आर्टिकल नंबर 45 वो बात करता है उन बच्चों की जो अभी पैदा हुए हैं और जिनकी उम्र अभी 6 साल तक की नहीं हुई। तो जो आंगनबाड़ी और ये सब चीज़ें चलती हैं ना, उससे संबंधित ये प्रावधान है। और इसके बाद में आर्टिकल नंबर हम लोग बात करें अगले की, तो आर्टिकल नंबर है 51। आर्टिकल नंबर 51 ये कहता है कि स्त्रियों का सम्मान किया जाना चाहिए। स्त्रियों के सम्मान के संबंध में है, ज़्यादा डिटेल अपनी पॉलिटी की क्लास में पढ़ें। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यहाँ पे एक बार आपको याद कराना था कि ये आर्टिकल स्पेसिफिकली बच्चों से संबंधित हैं, महिलाओं से संबंधित हैं। और ये बात हम जानते ही हैं कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है, तो ये भी एक विशेष प्रावधान है ही। तो चलिए, ये तो बात होगी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की। अब हम यहाँ से बात करते हैं इम्पॉर्टेंट, आज का हमारा जो अगला कानून है उस कानून के संबंध में बात करें। कानून का नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 2006। ये बाल विवाह है क्या? देखिए, हर देश में, हर राज्य में, कहीं भी अगर मैरिज करनी हो तो मैरिज एक ऐसा रिलेशन है जो बहुत सारी चीज़ें साथ में लाता है। मैरिज करने के लिए आपको सबसे पहले फिजिकली मैच्योर होना चाहिए, मैरिज करने के लिए आपको इमोशनली मैच्योर होना चाहिए, शादी करने के लिए आपको
फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ये साथ में डिमांडिंग एक काम है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, अदरवाइज़ शादी जैसा संबंध जो है वो सफल नहीं होगा। तो शादी करने के लिए एक एज क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए कि कितनी उम्र चाहिए, और उसमें इमोशनल, फाइनेंशियल, मेंटल ये सब तो है ही है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शारीरिक रूप से परिपक्व होना चाहिए, क्योंकि शादी होने के बाद अगर बच्चे होते हैं तो पहली बात तो फिजिकल रिलेशन बनाने के लायक बॉडी होनी चाहिए। उसके बाद जब बच्चे होते हैं तो बच्चों को पैदा करने के लिए शरीर में जो क्षमता होनी चाहिए वो होनी चाहिए, फिर बच्चों को संभालने के लिए जो मानसिक स्तर चाहिए वो होना चाहिए। तो इन सब कारणों से और शादी की एक मिनिमम एज फिक्स होनी ही चाहिए। हमारे भारत में पहले 1891 में एक कानून था जिसका नाम था एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। एज ऑफ कंसेंट का मतलब है सहमति देने की उम्र, कि कितनी उम्र में कोई सहमति दे सकता है। तो उस कानून में ये कहा गया था, उसमें पुरुषों के संबंध में कोई बात नहीं थी, सिर्फ लड़कियों की उम्र की बात थी कि अगर लड़की 12 साल की है तो उससे सहमति लेना आवश्यक है। बट वो पुरानी आउटडेटेड बात हो गई। आज के दिन इसका क्वेश्चन आना मुश्किल है, नहीं पूछा जाएगा हमसे। आज के दिन हमारा जो टॉपिक है एसआई में जिस तरह से डाला गया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अत्याचार और उनसे संबंधित कानून। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो कानून चल रहे हैं उनके आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, बट जनरल नॉलेज के लिए आप मान सकते हो कि पहले एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 हुआ करता था। उसके बाद एक शारदा एक्ट नाम से बाल विवाह निरोधक अधिनियम है, जो शारदा एक्ट नाम से भी फेमस है 1929 का। इसमें उम्र चेंज की गई, और उम्र चेंज करके कर दी गई कि अगर लड़का है तो वो 18 साल की उम्र होनी चाहिए और लड़की की होनी चाहिए 14 साल। तो आज के दिन जो एज है, आज के दिन कितनी एज है? लड़की के लिए 18 और लड़के के लिए 21। वो पहले कितनी थी? 14 और 18। 1978 में उस एज को चेंज कर दिया गया था। ठीक इसी तरह से हमारे यहाँ पे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट ये भी हैं। तो ये अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग कानून बने हुए हैं। उनमें भी जो एज है वो सेम ही है, 18 साल और 21 साल। तो ये तो हो गई एक हिस्टोरिकल बात। अब बात करते हैं हमारे विशेष कानून की। हमारा विशेष कानून है जिसका नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। तो आइए इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम ये कहता है कि सबसे पहले बालक कौन, बच्चा कौन। तो इस कानून की परिभाषा के हिसाब से बच्चा वो होगा, अगर लड़की है तो 18 साल की उम्र ना हुई हो और लड़का है तो 21 साल की उम्र ना हुई हो, तो वो इस कानून के अंतर्गत बालक या बच्चा कहलाएंगे। अगर कोई बालक या बच्चा है तो उसकी शादी नहीं की जा सकती। अगर उसकी शादी आपने कर दी तो इलीगल होगी, इलीगल नहीं, शून्य होगी। शून्य का मतलब होता है वॉइड होगी, इसका मतलब माना जाएगा कुछ हुआ ही नहीं। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। एक लड़की है 15 साल की, लड़का है 17 साल का, घर वालों ने दोनों की शादी करा दी। अगर शादी करा दी तो इन दोनों में से कोई भी जाके कोर्ट में एप्लीकेशन दे दे कि मैं इस शादी के लिए रजामंद नहीं हूँ या मैं इस शादी को नहीं मानता, तो कोर्ट इस शादी को नल एंड वॉइड या शून्य घोषित कर देगा। इसका मतलब दोनों आज़ाद हैं, कोई शादी हुई ही नहीं। अगर मान लो कि ये दोनों ना जाएं लेकिन इनके बिहाफ पे इनके गार्जियन चले जाएं, संरक्षक चले जाएं कि हमारे बच्चों की शादी हो गई। जैसे एग्जांपल के लिए पिताजी ने शादी करा दी और माताजी कंप्लेन लेके पहुंच गई कि हमारे बच्चों की शादी करा दी है, हम इस शादी में राजी नहीं हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसा होने पे उनकी कंप्लेन पे भी और ये शादी को रद्द किया जा सकता है। तो कौन शादी को रद्द करा सकता है? या तो बच्चा खुद करा सकता है, और बच्चा ना कराए तो उसके संरक्षक भी इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब बच्चा तो खुद ही छोटा है, 15 साल 17 साल का है, पेरेंट्स ने शादी कराई है, इसलिए पेरेंट्स तो जाएंगे नहीं, तो फिर क्या? तो ऐसे में प्रोविज़न है कि अगर मान लीजिए कि वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बड़े तो होंगे ना भाई, उनकी उम्र हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18, और लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21। तो जब वो 18 और 21 के हो जाएंगे तब भी उनके पास विकल्प है कि अगर वो 18 और 21 के होने के बाद 2 साल के अंदर अंदर और न्यायालय में पहुंच जाएं और वहां जाके तब गुहार लगा दें कि हमारी बालपने में, बचपने में शादी हो गई थी और हम उस शादी में खुश नहीं हैं, तो उसको तब भी न्यायालय नल एंड वॉइड घोषित कर देगा। तो एक बात समझ में आई कि बाल विवाह को कभी भी शून्य घोषित किया जा सकता है। स्क्रीन पे आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ से साथ साथ देखते चलिएगा। तो बाल विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है। अब चलो, ये तो बात हो गई कि बाल विवाह रद्द कराने का अधिकार है या नहीं। अब अगली बात करते हैं। मान लो कि एक लड़की है जिसका बाल विवाह हुआ, जिस लड़के से हुआ वो भी छोटा है, दोनों का बाल विवाह हो गया, और दोनों में से किसी ने भी या लड़की ने ये बात नहीं की कोर्ट में जाके कि भाई मेरा बाल विवाह, इसको रद्द करा दो। अगर बाल विवाह रद्द नहीं हुआ है तो लड़की के भरण पोषण की जिम्मेदारी उस लड़के की होगी। मतलब लड़की का महीने का जो खर्चा है, गुजारा है, अपना रहने खाने का खर्चा, बीमारी का इलाज, वो सब करने की जिम्मेदारी उस लड़के की होगी जिसके साथ उसकी शादी हुई है। लेकिन ये तो गलत होगा, लड़का तो खुद नाबालिग है। अगर लड़का नाबालिग है
तो उस केस में लड़के के जो संरक्षक पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो लड़की के भी खर्चे उठाएं। तो पहली बात, बाल विवाह रद्द करा सकते हो, लेकिन अगर बाल विवाह रद्द नहीं कराया तो उस केस में भरण पोषण की डिमांड की जा सकती है और वो देना ही देना पड़ेगा। अब क्या होता है कि बाल विवाह हो गया और बाल विवाह के कारण भी बच्चे तो पैदा हो ही सकते हैं, तो हो सकता है कि बाल विवाह के कारण बच्चे पैदा हो गए हों। तब क्या होगा? अगर बाल विवाह के कारण बच्चे पैदा हो गए तो पहली बात तो ये है कि उन बच्चों को धर्मत्व संतान समझा जाएगा। इसका मतलब कई बार हम सुनते हैं ना कि ये बच्चा इलीगल बच्चा है, इस तरह के, या जो लोग ताने मारते हैं, वो सब चीज़ें नहीं चलेंगी। वो बच्चा पूरा लीगल चाइल्ड या धर्मत्व संतान समझा जाएगा। इसका मतलब ये है कि बच्चे को पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में या जिसमें जो अधिकार मिलने चाहिए ना, वो सारे अधिकार बच्चे के होंगे और इसके साथ साथ बच्चे की भरण पोषण की जिम्मेदारी उस माता पिता के ऊपर होगी। अब मान लो कि दोनों चीज़ों में शादी भंग करने की बात आ गई कि बाल विवाह हुआ था, बच्चा भी हो गया, एक पार्टी कहती है कि शादी को हम नहीं मानते, शादी को रद्द करना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो दोनों में से एक को बच्चे की कस्टडी दी जाती है। नॉर्मली ऐसे में कोर्ट में मामला जब जाता है तो कोर्ट ये तय करेगा कि कस्टडी किसको देंगे, लेकिन दोनों में से एक को कस्टडी दी जा सकती है। किसको कस्टडी देंगे? उसको कस्टडी देंगे जो कोर्ट के हिसाब से बेस्ट है। बेस्ट का मतलब है कि जो बच्चे को पालने में भी सक्षम है और बच्चे को संभालने में भी सक्षम है, बच्चे के खर्चे उठाने में भी सक्षम है। अब मान लो कि एक शादी होती है और उस शादी के अंदर जो लड़का है, पुरुष है, उसकी उम्र है 22 साल या 23 साल, ठीक है, और जो लड़की है, लड़की की उम्र है मान लीजिए 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, मतलब लड़की 18 साल की नहीं हुई है। तो ऐसे केस में अगर ऐसा हो गया तो ऐसे केस में जो लड़का है उसको सज़ा होगी। तो अगर एक वयस्क लड़का, वयस्क का मतलब यहाँ 21 साल की भी ज़रूरत नहीं है, 18 साल से बड़ा ही है, तो वयस्क लड़का जानबूझ के अवयस्क लड़की से शादी करता है, नाबालिग लड़की से शादी करता है, तो उसको सज़ा का प्रावधान है। उसको 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बच्चों का बाल विवाह करा रहे हैं, बच्चों को बाल विवाह करने के लिए उकसा रहे हैं, बच्चों का बाल विवाह करने के लिए लोगों को सहायता कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा है तो उसको भी सज़ा होगी, और वो सज़ा कितनी होगी? 2 साल की जेल या 1 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों। अब बाल विवाह हो रहा है, ऐसी खबर मिल जाती है, तो ऐसी खबर मिलने पे कार्रवाई क्या होगी? तो देखिए, ऐसी खबर मिलने पे हमारे कानून में प्रावधान है कि राज्य सरकार एक बाल विवाह निषेध अधिकारी, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है, वो रोक सकता है। या इसके अलावा सूचना मिल जाए तो सूचना मिलने पे कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। कोर्ट एक निषेधाज्ञा या इंजेक्शन जानते हो ना, इंजंक्शन आपने पढ़ी होगी, रिट पेटिशन जैसे पढ़ी थी, वहाँ पे इंजंक्शन भी आती है ना, निषेधाज्ञा। तो निषेधाज्ञा जारी करके कोर्ट इसको रुकवा सकता है। और इम्पॉर्टेंट बात, इस कानून के सारे अपराध जो हैं वो संज्ञेय हैं, अजमानती हैं। संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं? संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिसमें कोर्ट के ऑर्डर के बिना पुलिस अपने आप ऑटोमेटिकली एक्शन ले सकती है। और एक बड़ी नॉर्मल सी मामूली सी बात है कि बाल विवाह रोकना, बाल विवाह का कानून का उल्लंघन करने के ऊपर जागरूकता पैदा करना, सबूत इकट्ठे करना, ये सारे के सारे काम कौन करता है? बाल विवाह निषेध अधिकारी। और कौन अपॉइंट करेगा? राज्य सरकार। तो ये तो बात हो गई हमारी बाल विवाह की। बेहद सिंपल, छोटा सा, स्वीट सा कानून था। और ये जो नोट्स हैं ये आपको जल्दी ही हम लोग अवेलेबल करा देंगे। कहाँ से मिलेंगे? टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पे मिलेंगे। इस नोट्स को 2 बार पढ़ लीजिए, वीडियो 2 बार सारे देख लीजिए लॉ के, उसके बाद लॉ का कोई सवाल आपका छूटेगा नहीं। अभी तक की जो ओवरऑल चीज़ें देखने में आई हैं, जैसा कांस्टेबल का पेपर गया उसको, तो 10 से 12 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। 10 क्वेश्चन तो कम से कम यहाँ से आएंगे, और वो क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए। और याद रखिएगा हमेशा, आपको आगे वो चीज़ नहीं ले जाती जो सब करते हैं, आपको आगे वो चीज़ ले जाती है जो आपने की और बाकी लोग नहीं करते। हर आदमी एक बेसिक तैयारी सब करता है, लेकिन लॉ नया है, लॉ के नाम से भी लोग डरते हैं, तो नॉर्मली लॉ नहीं पढ़ रहे होंगे, उनको क्या पता कि लॉ इतना आसान है। तो आप लोग इस पे पूरा जोर लगाइए। अगर कांस्टेबल के पेपर का पैटर्न यहाँ भी फॉलो हुआ, उसमें भी पहली बार लॉ जुड़ा था, यहाँ भी पहली बार जुड़ा, अगर वो पैटर्न फॉलो हुआ तो यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये मैं बार बार दावा कर रहा हूँ कि इसके बाहर से सवाल नहीं बनेंगे। क्यों करता हूँ मैं ये दावा? मैं ये दावा इसलिए नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ा दिया, नहीं। लॉ का सिलेबस लिमिटेड है, ये अथाह सागर नहीं है। कानून में जितना लिखा होता है उतना ही लिखा होता है, तो छोटा सा सिलेबस है। जब हमने पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इवन अगर आप आरजीएस वगैरह के इनके पेपर देखें तो वो इससे बाहर नहीं जाते, तो आपके पेपर में तो बेसिक सवाल आने। तो ध्यान रखिए, रिविज़न करते रहिए। अगला कानून हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। अंग्रेजी वाले बच्चे इसको क्या बोलेंगे? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट क्या है? अच्छा, एक चीज़ और,
जब आप कानून पढ़ते हैं, नोट्स वगैरह आप पढ़ें, तो नोट्स में अगर कहीं भी आपको लिखा हुआ मिले कि ये कानून जम्मू कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारत पे लागू होता है, तो वो एक्चुअल में कानून की किताबों में लाइन पहले लिखी जाती थी। लेकिन आज के दिन ये सिनेरियो नहीं है। जब से 370 हटा है तो भारत के सभी कानून संपूर्ण भारत पे लागू हैं। जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है, तो वो लाइन आज के दिन रिडंडेंट है। रिडंडेंट का मतलब है वो लाइन हुआ या ना हुआ बराबर है, तो उसको इग्नोर करें। तो ये कोई भी कानून भारत का होगा, कहाँ लागू होगा? संपूर्ण भारत पे, जम्मू कश्मीर सहित, अलग नहीं करना है। दहेज प्रतिषेध क्या है? देखिए, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि दहेज नाम की एक कुप्रथा, दहेज नाम की एक समस्या भारत के समाज में बुरी तरह से छाई हुई है। और जैसे ही लड़कियों की शादी का नाम आता है तो पेरेंट्स के मन में एक अजीब सी चिंता सताने लगती है। और कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि लड़कियों का रेशियो समाज में कम है, भ्रूण हत्याएं होती हैं, सारी समस्याएं होती हैं। उनके पीछे कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि माँ बाप को लड़कियां एक बर्डन लगती हैं, बोझ लगती हैं कि ये लड़की पैदा हो गई, अब इसकी शादी करनी पड़ेगी, बड़ी होगी तो पहले हम पूरी ज़िंदगी इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, खूब खर्चा करेंगे, फिर उसके बाद इसकी शादी करनी पड़ेगी और शादी में करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का खर्चा हो जाएगा और पूरी ज़िंदगी भर की कमाई हमारी चली जाएगी। और कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि ज़िंदगी भर की कमाई नहीं जाती, कर्जा हो जाता है, अगले 20 साल तक माँ बाप चुका नहीं पाते। ये सारी समस्या है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं दहेज। क्यों है ये? बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो हमारे समाज में जो नियम बने हुए हैं, नियमों को कोई बदलना नहीं चाहता। जो नियम एक बार बन गया, सामाजिक नियम की बात कर रहा हूँ, एक बार कोई नियम, परिपाटी, प्रथा बन गई तो उसको कोई तोड़ना नहीं चाहता। और हर आदमी ये कहता है कि गलत है, लेकिन अपनी बारी में कोई बदलने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि हमारे समाज में झूठा मान सम्मान, झूठा ढकोसला, झूठा घमंड जो है ना, वो हर आदमी में है। और वो जब तक नहीं टूटेगा तब तक ये चीज़ होगी नहीं। फिर आप जैसे जो युवा हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आप जैसे युवा हैं, उन लोगों को जब आगे शादियां करनी होंगी तो उनको आगे आना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा कि ना मैं दहेज लूँगा, ना मैं दहेज लेने दूंगी। मतलब लड़की अगर ये कहने को तैयार हो जाए कि मेरी शादी में 1 भी रुपया दिया तो मैं शादी नहीं करूं, लड़का ये कहने को तैयार हो जाए कि मेरी शादी में 1 रुपए की भी इधर उधर हुई तो उस केस में मैं शादी नहीं करूंगा, तो मेरे ख्याल से समाज से प्रथा गायब होने में, कुप्रथा गायब होने में समय नहीं लगेगा। शादियों में आप जो देखते हो कि दुनिया भर का 5 लाख कैश दे दिया, 15 लाख कैश दे दिया, 50 लाख की गाड़ी दे दी, वो सब इस कैटेगरी में आता है। लेकिन एक बात यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए, मन में ये विचार आ रहा होगा कि अगर दहेज के रोकथाम के लिए कानून बना हुआ है और हमारी जो पुलिस है या जो ओवरऑल गवर्नमेंट मशीनरी है, प्रशासन है, उन सबको पता है शादियों में दहेज लिया दिया जा रहा है, तो चाहे तो हर शादी में धमक जाएं और जाके शादी में और शादी रुकवा दें और बोलें कि यहाँ तो दहेज का लेन देन हो रहा है। ऐसा नहीं है। दहेज किसे कहते हैं ये बात अच्छे से समझ लीजिए। 2 शब्द आपको यहाँ पे समझने पड़ेंगे, दोनों अलग अलग हैं। शब्द क्या है? एक शब्द है जिसका नाम है उपहार और एक शब्द है जिसका नाम है दहेज। दोनों को एक साथ ना जोड़ें, दोनों शब्द अलग अलग हैं। कानून दहेज की रोकथाम के लिए है, उपहार की रोकथाम के लिए नहीं। तो अगर शादी में लड़के को या लड़की को अपनी मर्जी से परिवार वाले जो भी कुछ देते हैं वो दहेज नहीं कहलाता। तो अगर मान लीजिए कि शादी में, बेटी की शादी में माँ बाप उसको फर्नीचर, उसको कपड़े, उसको कुछ भी गहने जवाहरात दे रहे हैं तो वो सब का सब उपहार कहलाता है, वो दहेज नहीं कहलाता। तो दहेज कब होगा? दहेज तब होगा जब शादी करने या ना करने की शर्त लगा के पैसे मांगे जाएंगे, सामान मांगा जाएगा। अगर माँ बाप ने मर्जी से स्कूटर गिफ्ट किया, बाइक गिफ्ट की, कार गिफ्ट की, उपहार की श्रेणी में आएगा। लेकिन अगर ये बोला गया कि मैं शादी तब करूंगा अगर मुझे एक स्कॉर्पियो मिलेगी, मैं शादी तब करूंगा जब मेरी शादी में होंडा सिटी मिलेगी, मैं शादी तब करूंगा जब मुझे बुलेट मिलेगी, तो जब ये डिमांड हो जाती है तब ये दहेज की कैटेगरी में आता है। जब तक दहेज की शिकायत ना हो, दहेज की मांग ना हो, दहेज की शिकायत ना हो, तब तक पुलिस कोई इसमें एक्शन एज सच नहीं लेती है। लेकिन हाँ, ये पता चल जाए कि दहेज की डिमांड हो रही है, दहेज को लेकर लेन देन हो रहा है, तब जाके ये समस्या आती है। दहेज किस समय लिया दिया जा सकता है, ये बड़ी शानदार बात है। हमारा ये कानून कहता है कि शादी के पहले, शादी के दौरान या शादी के बाद में, तीनों समय दहेज हो सकता है। मतलब अगर शादी, मान लीजिए जनवरी में शादी है, शादी के एवज में दिसंबर में कुछ मांग के ले लिया तो भी दहेज है, शादी के दिन कुछ मांग के लिया गया तो भी दहेज है, शादी होने के 2 महीने बाद मांग के लिया गया तो भी दहेज है। तो दहेज के 3 समय हो सकते हैं, शादी के दौरान, शादी से पहले, शादी के बाद। दहेज कब माना जाता है? अगर शादी की 2 पार्टियां हैं, पुरुष और महिला, लड़का और लड़की, दोनों में से कोई एक डिमांड करे, दोनों के रिश्तेदार या दोनों की तरफ से कोई बिचौलिया वो डिमांड करे तो वो दहेज कहलाता है। अगर मुस्लिम कानून की बात की जाए तो हमारे इंडिया में एक मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मेहर। आपने फिल्मों में सब में देखा होगा, जो मेहर की रकम होती है वो इस कानून के दायरे से बाहर है। तो
मुस्लिम लॉ में मेहर का जो कॉन्सेप्ट है, मुस्लिम रीति रिवाजों में मेहर का जो कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है। वहाँ पे उसको हम साइड कर देंगे, उसको छोड़ के बाकी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। दहेज कैश हो सकता है, दहेज कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, दहेज कोई मूल्यवान वस्तु हो सकती है, दहेज कोई शेयर डिबेंचर हो सकता है, दहेज कोई एफडी हो सकती है, सब कुछ दहेज के दायरे में आएगा। बस क्वेश्चन क्या है, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष से लिया हो, चाहे वो माता पिता से मांगा हो, अन्य व्यक्ति से मांगा हो, किसी और के द्वारा मांगा गया हो, सब इस कैटेगरी में आ जाएगा। समय मैंने आपको बताया, समय कौन कौन से समय देख लीजिए। समय हो गया विवाह से पहले, विवाह के दौरान, विवाह के बाद में, और याद रखिएगा मेहर की रकम इसमें शामिल नहीं है। अब बात आती है कि दहेज में अपराध क्या है। दहेज देना अपराध है, दहेज लेना अपराध है। इसका मतलब जो आदमी दहेज दे रहा है, लड़की वाले, वो भी अपराधी हैं, जो दहेज मांग रहा है, ले रहा है, वो भी अपराधी हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति दहेज लेता है या देता है तो दोनों अपराधी कहलाएंगे, और पकड़े जाने पे दोनों को सज़ा होगी। और सज़ा कितनी होगी? 5 साल तक की जेल और जुर्माना। तो शानदार है, 5 साल की जेल हो सकती है और साथ में जुर्माना हो सकता है। लेकिन मैंने भी आपको बताया कि जो स्वेच्छा से भेंट दी जाएगी और जो कानून में अलाउड है, उनके लिए कोई दंड नहीं है। तो उपहार पे कोई दंड नहीं होता। अब दो चीज़ें अलग अलग हैं, एक तो है दहेज देना और लेना, और एक है दहेज की मांग करना। मांगा है, नहीं दिया तो अलग कॉन्सेप्ट है, मांगा है और ले भी लिया तो अलग कॉन्सेप्ट है। जो मैंने अभी सज़ा बताई वो तब है जब आपने दहेज मांगा और ले लिया। दूसरा है कि दहेज मांग रहे हो, अभी लिया हुआ नहीं है, या शर्त लगा रहे हो कि दहेज दोगे तो ही शादी करूंगा। अगर ये प्रूव हो जाता है तो 2 साल की जेल है। तो दहेज मांगने पर कितनी जेल है भाई? 2 साल की जेल है, साथ में जुर्माना तो लगाएंगे। जुर्माने के बिना तो हम किसी को छोड़ते ही नहीं है। उसके बाद कई बार आपने देखा होगा अखबारों के अंदर संडे को स्पेशली वो न्यूज़पेपर आता है ना, पूरा क्लासिफाइड भरा होता है, शादियों के प्रपोजल होते हैं, उसमें लिखा होता है एनआरआई लड़का, एनआरआई लड़की, सलमान खान और पता नहीं क्या क्या, कि मतलब विज्ञापन आता है कि भाई उसकी शादी करनी है। सलमान खान की भी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई प्रलोभन दे के, कोई भी प्रलोभन दे के एडवर्टीजमेंट देता है, ऐसा एडवर्टीजमेंट देता है कि भाई मेरी लड़की है, उसे शादी करने पे 5 करोड़ रुपए दूंगा। कोई एनआरआई लड़का या कोई आईएएस ऑफिसर मेरी लड़की से शादी कर ले तो मैं अपनी प्रॉपर्टी आदि उसके नाम कर दूंगा। इस तरह का अगर विज्ञापन दिया तो ये भी दहेज का विज्ञापन माना जाएगा, और विज्ञापन देने वाले को हम लोग 5 साल की जेल और जुर्माना दोनों, तो उसको भी क्या करेंगे, हम 5 साल की जेल लगा देंगे, साथ में जुर्माना दे देंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से देखिएगा। धारा 5 ये कहती है कि अगर दहेज लेने देने का कोई एग्रीमेंट हो जाए तो एग्रीमेंट शून्य माना जाएगा। शून्य का मतलब समझते हैं आप? एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से दहेज मांगा, अब दोनों को डाउट आ रहा है, उसको डाउट आ रहा है कि यार ये हाँ तो कर रहा है, लेकिन शादी के दिन फैल गया कि मैं तो नहीं देता, तब क्या करेंगे? और शादी के दिन शादी तोड़ना बहुत आम बात नहीं होती, दोनों पक्षों की बदनामी होती है। इसलिए एक पक्ष ने डिसाइड किया कि काम करते हैं, 500 रुपये का स्टैम्प पेपर लाओ, एग्रीमेंट कर लेते हैं। एग्रीमेंट कर लिया, उस एग्रीमेंट में लिखा कि मेरा लड़का तुम्हारी लड़की से शादी करेगा, शादी करने के बदले में आप अपना खेत खलिहान सब कुछ हमारे नाम कर दोगे, गाड़ी दे दो। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया, शादी में वो सब चीज़ें नहीं दी गई, फिर एक पार्टी एग्रीमेंट लेके कोर्ट पहुंच गई, कोर्ट जाके कहा कि देखो हमने एग्रीमेंट किया था, इसने शर्तें नहीं निभाई एग्रीमेंट की, वो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड माना जाएगा, कोई एग्रीमेंट था ही नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आज आपको बताता हूँ, इस पर ध्यान रखिएगा। और ये शब्द देखिए, शब्द क्या है? स्त्री धन। स्त्री धन को बच्चे इंग्लिश में, हिंदी में, सब में स्त्री धन ही बोलते हैं। हमारे कानून में स्त्री धन शब्द यूज़ हुआ है। इस पे मैं स्पेशल ध्यान चाहता हूँ आप सभी का। इसके संबंध में कोई सवाल भी आ सकता है, और स्पेशली ये तो घर घर का मुद्दा है। अगर आप मेरे को देख रहे हैं और आप एक वुमन कैंडिडेट हैं, महिला हैं, आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो कानून के वीडियो है ना हमारे, मैं गर्ल्स से सबसे या बॉयज़ से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो कानून के वीडियो हैं, स्पेसिफिकली जो महिलाओं से संबंधित कानून है, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे दहेज हो, आप एसआई के पेपर के लिए देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने एसआई के पेपर से इनका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आपके घर में कोई महिला है, तो आपकी मदर हैं, आपकी सिस्टर हैं, आपकी फ्रेंड हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हैं, जो भी हैं, उन तक ये वीडियोस पहुंचाइए, उनको ये वीडियो दिखाइए, उनको ज्ञान होना चाहिए इस बात का कि हमारे अधिकार क्या हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट तो हर घर में, हर महिला को दिखाइए हमारा एक वीडियो। और कम से कम सेक्शन वाला पार्ट मैंने जानबूझ के लास्ट में इसलिए रखा कि सेक्शन छोड़ दो ना, कम से कम वो पहले 10 मिनट का कानून सुन लें तो उनको ज्ञान तो हो कि हमारे साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, हमारे अधिकार क्या हैं। ठीक है, सही। स्त्री धन का मुद्दा जो है ये घर घर पहुँचना चाहिए। अब कैसे पहुँचना, ये आपकी जिम्मेदारी है। स्त्री धन क्या चीज़ है? शादी के दौरान लड़की को जो भी गिफ्ट मिलते हैं, शादी के दौरान लड़की को जो भी गिफ्ट मिलते हैं, जैसे कि ससुराल वालों ने जो गहने जवाहरात दिए वो,
लड़की के माता पिता की तरफ से उसको गहने ज्वारा दिए गए, शादी में लोग उसको कैश गिफ्ट दे के चले गए, ये सारी की सारी चीज़ें स्त्री धन के नाम से जानी जाती हैं। और स्त्री धन पे स्त्री का एक्सक्लूसिव राइट होता है, उसका अधिकार होता है, वो उससे छीना नहीं जा सकता। और अगर स्त्री धन किसी ने छीना है तो वो दंडनीय अपराध है। अब हमारे समाज में एक समस्या हमेशा देखने को मिली है, मैंने पर्सनली ऐसा बहुत देखा है कि शादी हुई, शादी में नाम बड़ा करने के लिए बहुत सारा सोना चांदी ससुराल वालों ने दिया और शादी के अगले दिन ही सारा का सारा लेके वापस रख लिया। भाई वो स्त्री धन है, उसको हाथ लगाना गैर कानूनी है। अगर आपसे छीना गया है तो उसको मांगना आपका हक है, और अगर कोई छीन रहा है तो उसको रोकिए। और अगर मान लीजिए कि आप किसी से छीनने की फिराक में हैं तो भाई इलीगल है, कानून के दावपेच में फंस जाओगे, ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो स्त्री धन लड़की से नहीं छीना जा सकता। और स्त्री धन पे तो कानून इतना स्ट्रांग है कि अगर मान लो कि कल को कोई आदमी दिवालिया हो जाए तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, लेकिन उसके घर में स्त्री धन जो है ना, जो महिला की खुद की प्रॉपर्टी, वो छीनी नहीं जा सकती, उस पर सिर्फ और सिर्फ महिला का अधिकार है। तो याद रखिएगा, स्त्री धन पे महिला का एक्सक्लूसिव राइट है। उसके बाद अब यहाँ पे कार्रवाई कैसे होती है? पुलिस रिपोर्ट पे, रिक्वेस्ट पे, मतलब एनजीओ वाले, कोई परिवार वाले या कोई भी जो लोग हैं वो जाके और अपील कर दें कि भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ दहेज का लेन देन हो रहा है, दहेज की मांग की जा रही है, तो वो हो गया। सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार एक दहेज रोकथाम अधिकारी अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद साथ के साथ ही, और यहाँ पे हम कुछ धाराएं और देखते हुए चलते हैं, ये धाराएं बेसिकली हमारी आईपीसी की धाराएं हैं। आईपीसी क्या है? आईपीसी के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, तो थोड़ा मेरे साथ साथ ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। देखिए, हमारे पास यहीं देख लेते हैं। तो देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं आईपीसी की धाराएं। हमारे पास में तीन कानून हैं। एक कानून है जिसका नाम है आईपीसी, एक कानून है जिसका नाम है सीआरपीसी, और एक कानून है जिसका नाम है आईईए। ये कानून क्या है, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आईपीसी का मतलब है इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड को हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता में सभी प्रकार के अपराध लिखे हुए हैं और उन अपराधों के लिए सजा क्या मिलेगी ये लिखा हुआ है। तो एक तरफ लिखा हुआ है अपराध क्या होगा, दूसरी तरफ लिखा हुआ है सजा क्या होगी, तो दोनों बातें वहाँ पे दी गई हैं। तो जैसे मान लो चोरी, चोरी की सजा, बलात्कार, बलात्कार की सजा, हत्या, हत्या की सजा, ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इंडियन पिनल कोड एक बड़ा ग्रंथ है, एक बड़ा कानून है जिसके अंदर सभी प्रकार के अपराध और उनकी सजाएं लिखी गई। फिर एक और कानून हमेशा सुनने को मिलता है, सीआरपीसी। जब आईपीसी में सारा मामला निपट जाता है, भाई सारी सजाएं इसमें लिखी हुई हैं, सब कुछ इसमें लिखा, अपराध इसमें लिखे, तो सीआरपीसी क्या करेगा? सीआरपीसी का पूरा नाम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ इंडिया, या भारतीय प्रक्रिया संहिता है ये। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी बोलते हैं। ये क्या मतलब हुआ? जब कोई अपराध की सूचना जाएगी पुलिस के पास में, तो पुलिस के पास शिकायत गई कि कोई अपराध हुआ, तो फटाफट पुलिस को हरकत में आना पड़ेगा ना। अब पुलिस अपना काम ठीक से करे, जुडिशरी अपना काम ठीक से करे, इन सब चीज़ों के लिए एक प्रक्रिया तय होनी चाहिए कि इनके काम करने की प्रोसेस क्या होगी। तो जब छानबीन होगी, बातचीत होगी, चीज़ें इन्वेस्टिगेट की जाएंगी, केस इन्वेस्टिगेट होगा, तो उस समय पुलिस वाले आरोपी के साथ क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? पुलिस वाले जो दोषी है, आरोपी है, उसके साथ, दोषी तो बाद में साबित होगा, आरोपी के साथ क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, और जो बेचारा पीड़ित है उसके साथ क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, किस तरह से रिकॉर्ड रखेंगे, किस तरह से पूछताछ होगी, वो सारे जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी में दिए होते हैं। और एक है आईईए। आईईए का पूरा नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय सबूतों का कानून या सबूत संहिता। ये सबूतों का कानून क्या कहता है? ये कानून अलग अलग मामलों में सबूत कैसे संकलित होगा, किस चीज़ को सही सबूत मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, वो है। तो इसमें बेसिकली जो मेन कानून का जो फोकस है वो एक तरह से न्यायपालिका को गाइडेंस देना है कि किस सबूत को सही माने या किसको नहीं माने। तो जगह जगह इनके रेफरेंसेस आते हैं। कानून ये बहुत बड़े हैं और ये सिर्फ महिलाओं बच्चों से संबंधित नहीं है, भारत के सभी अपराधों से संबंधित हैं, इसलिए ये पूरे आपको नहीं पढ़ने। संबंधित प्रावधान जहाँ पे आएगा वो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 498 की, धारा 498, उसका ए पार्ट। धारा 498 का ए पार्ट जो है वो कहता है कि मान लो कि किसी स्त्री के साथ में कोई क्रूरता होती है, तो चाहे वो पति करे, चाहे उसके कोई रिश्तेदार करें, दहेज प्रताड़ना हो या कैसी भी, तो उस केस के अंदर 3 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। और ये कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा को भी इसके साथ जोड़ लिया जाता है। तो घरेलू हिंसा के केस बनेंगे ना, वो भी बाद में यहीं पे लाए जाते हैं और लोग इसको साथ में दहेज प्रताड़ना से जोड़ लेते हैं। दहेज प्रताड़ना ना भी हो तो घरेलू हिंसा में भी 3 साल की जेल और जुर्माना तो हो ही सकता है। और घरेलू हिंसा जब आपने पढ़ा तो आपने उसमें पढ़ा था ना कि घरेलू हिंसा के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे शारीरिक रूप से कष्ट देना, मानसिक कष्ट देना,
या स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली बात करना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना। तो दहेज मांगना शादी के बाद, प्रताड़ित करना, मारपीट करना दहेज के लिए, उसके लिए कितनी सज़ा होगी? 3 साल की सज़ा होगी, और 3 साल की सज़ा के साथ साथ जुर्माना तो करेंगे ही। उसके बाद आती है अगली चीज़ जिसका नाम है सेक्शन 304 304B। धारा 304B हत्या का मामला है, दहेज हत्या की बात करता है वो। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शादी के बाद के जो 7 साल हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। किस लिए क्रूशियल होते हैं? शादी के 7 साल के बाद में अगर मान लीजिए कि कोई भी मारपीट की घटना 7 साल के अंदर अंदर कोई मारपीट की घटना इस तरह की होती है, तो उसमें दहेज का स्ट्रॉन्ग मामला बनता है। इस बात को यूँ ना समझें कि 7 साल के बाद दहेज के केस नहीं बन सकते, यूँ ना समझें कि 7 साल के बाद घरेलू हिंसा केस नहीं बन सकते, बन सकते हैं, लेकिन 7 साल के अंदर अगर हुआ तो 7 साल के अंदर होने में सीधा सीधा केस बनता है दहेज का। तो सेक्शन 304 कहता है कि किसी भी महिला की अगर शादी के 7 साल के अंदर और जलने से या शारीरिक चोटों के कारण नुकसान हो जाती है और मृत्यु के ठीक पहले या मृत्यु के कुछ दिन पहले दहेज की मांग हुई थी, तो ये दहेज हत्या का केस बन जाएगा और इसमें ज़्यादा सबूतों की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा सीधा दहेज हत्या माना जाएगा और इसके आरोपी को कम से कम 7 साल की सज़ा मिलेगी और अधिकतम कितना? आजीवन। जुर्माना तो आप याद कर लो, जुर्माना तो हर जगह लग ही सकता है, तो कम से कम 7 साल की सज़ा है, 7 से कम नहीं होगी, जज साहब ज़्यादा दे सकते हैं। और इस मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, धारा 113A। याद रखिएगा, धारा 113A आईपीसी की धारा नहीं है, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा है, साक्ष्य अधिनियम की धारा है। ये धारा ये कहती है कि मान लो कि शादी को अभी 7 साल नहीं हुए हैं, 7 साल के अंदर अंदर और जो विवाहिता महिला उसने सुसाइड कर लिया, और सुसाइड करने के बाद में जज साहब अपने आप ही मान लेंगे, प्राइमा फेसी मान लेंगे, मतलब ज़्यादा सबूतों की ज़रूरत नहीं है, ये मान लेंगे अगर ये प्रूव हो गया कि इससे पहले कोई महिला के साथ दहेज की बात हुई थी, क्रूरता हुई थी कभी भी 7 साल के अंदर, तो मान लिया जाएगा कि उसके परिवार वालों ने, ससुराल वालों ने उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाया है, और आत्महत्या के लिए उकसाने की जो सज़ा है वो उनको होगी। अब मान लो कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी महिला के साथ में किसी भी तरह की यातनाएं दी हैं, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B कहती है कि यातनाएं दी हैं और उसके बाद महिला की मृत्यु हो जाती है, तो ये मान लिया जाएगा कि दहेज के लिए उसने मारा है और दहेज हत्या का केस बनेगा और वही 7 साल की सज़ा और वो सब होंगी। आत्महत्या के लिए उकसाने का केस बना जो मैंने आपको अभी बताया, तो उस समय उसके लिए कम से कम अधिकतम है 10 साल की सज़ा होगी। तो ये हमारा छोटा सा सॉफ्ट एंड स्वीट कानून था दहेज का कानून मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, ज़रूरी है इसके बारे में जानकारी होना, लड़के को, लड़कियों को, माँ बाप को, सबको। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात का आपके ऊपर फ़र्क पड़ेगा और आप इसको सीरियसली लेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। सिर्फ एग्ज़ाम वालों के लिए नहीं है, तो सबको देखने की बात है। आप बोलेंगे तो मैं इसमें से दहेज वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो काट के और अलग से एक उसका वीडियो भी बना दूंगा। तो जो अभी हमने वीडियो शूट कर ली ऑलरेडी, जो पहले वाले, उनको भी हम लोग ये क्या करेंगे कि एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें हम डाल देंगे वुमन राइट्स, तो महिलाओं के अधिकार एक अलग से प्लेलिस्ट में डाल के महिलाओं के जो संबंधित कानून है उसमें डाल दिए जाएंगे। वो एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए नहीं रहेंगे, एग्ज़ाम के लिए तो आपकी PSI की प्लेलिस्ट है, वो अलग से डाल देंगे। उसके बाद एक बहुत छोटा सा कानून है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस कानून में, हम छोटी सी बात करेंगे। कानून का नाम है सती प्रथा रोकथाम अधिनियम। ये सती प्रथा रोकथाम अधिनियम क्या है? एक प्रथा है जिसको सती प्रथा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को इसके बारे में ना पता हो, ये शायद नहीं होगा, सभी जानते हैं इसके बारे में। वो क्या है? पुराने ज़माने में एक प्रथा थी कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और वो शादीशुदा है, तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो शादीशुदा है, तो उसकी पत्नी को जबरन या समाज के दबाव से, प्रेशर से उसको साथ में, अगर पति की चिता जल रही तो साथ में जिंदा जला दिया जाता था, जिसको सती होना बोलते थे। और फिर समाज में इसको बड़े प्राउड की तरह देखा जाता था कि एक विवाहिता है जिसके पति की डेथ हुई और वो अपने पति की चिता पे, पति की लाश पे साथ में पति के साथ और सती बन गई। बाद में सती के गीत गाए जाते थे, गुणगान गाए जाते थे, महिमा मंडन किया जाता था और उसके साथ में फिर मेले लगते थे सतियों के, और सतियों के मंदिर बनाए जाते थे, सारी चीज़ें हुआ करती थी। इसको कुरीति के रूप में देखा गया, क्योंकि मान लीजिए कि शादीशुदा कोई विवाहिता है, उसका भी तो एक व्यक्तित्व है, उसकी भी तो एक पर्सनल लाइफ है, उसकी भी तो एक ज़िंदगी है, उसका भी जीने का अधिकार है। पति की मृत्यु हो गई तो पति की मृत्यु होने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। हाँ, ज़िंदगी में एक परिवर्तन जरूर आ जाता है, लेकिन सब खत्म नहीं हो जाता। महिला को जीने का अधिकार है, तो उस महिला को जिंदा रहने का और सामान्य नागरिक की तरह जिंदा रहने का अधिकार होना चाहिए। तो गलत हो रहा था, इसके लिए, इसके रोकथाम के लिए कानून बनाया गया 1987 में। सबसे पहले ये कानून राजस्थान में बना, क्योंकि राजस्थान में प्रथा सबसे ज़्यादा थी, और राजस्थान के बाद में फिर भारत सरकार ने इसको अपने कानून के रूप
रूप में अपना लिया। तो हम पढ़ने वाले हैं सती प्रथा रोकथाम अधिनियम। अच्छा, तो सती प्रथा रोकथाम अधिनियम क्या कहता है? सती प्रथा रोकथाम अधिनियम कहता है सबसे पहले सती प्रथा गलत है, ये कानून की भावना है, सती प्रथा गलत है इसलिए इसके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए। सती होना अपराध है, तो अगर कोई भी महिला सती होने का प्रयास करती है, पति के साथ जिंदा दफन होना, जिंदा जलना, ऐसा कोई भी प्रयास करती है तो सती होने का प्रयास माना जाएगा, महिला को सजा मिलेगी। अगर मान लीजिए कि किसी महिला के बारे में ये पता चला कि महिला सती नहीं होना चाहती थी, लेकिन समाज के लोगों ने, परिवार के लोगों ने, ससुराल वालों ने उसके ऊपर दबाव बनाया है, उसको भड़काया है, उकसाया है, उकसा के सती किया या जबरन सती किया है, तो फिर उनको सजा मिलेगी। कोई भी व्यक्ति सती का महिमा मंडन करते हुए, सतियों के गीत गाते हुए, उनके मेले लगाते हुए पकड़ा गया, उसको सजा होगी। सती का कोई मंदिर बनाया गया है, सती का कोई ट्रस्ट बनाया गया है जिसमें पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनको भी सजा मिलेगी। और सरकार सतियों के सारे मंदिर ध्वस्त करने की, मंदिर को समाप्त करने की शक्ति रखती है। सरकार अगर कोई पैसा या कोई ऐसा इकट्ठा हुआ तो सरकार उसको जब्त करने का अधिकार रखती है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि हमारे राजस्थान में झुंझुनू में तो बहुत फेमस मंदिर है रानी सती का, तो एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि भाई सतियों का मंदिर नहीं बन सकता, सरकार उसको रोकथाम करती है, सरकार मंदिर को ध्वस्त कर सकती है, दूसरी तरफ और बड़े जोर शोर से वहाँ पे मंदिर चल रहा है। दोनों मंदिर अलग अलग हैं। वो जो सती हैं झुंझुनू वाली रानी सती के मंदिर पे आप जाएंगे तो वहाँ भी बड़े बड़े शब्दों में जगह जगह लिखा हुआ है हमारा मंदिर, या हम सती प्रथा का विरोध करते हैं, हम सती प्रथा के समर्थक नहीं हैं। तो वो रानी सती हैं, उनकी कहानी अलग है, तो वो आप चाहें तो वो आप नेट पे पढ़ लीजिएगा। हमारा ये अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में जाऊँ, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो आइए एक बार देखते हैं ज़रा। सबसे पहले ये हिस्ट्री है कि सीकर में दिवराला गांव है, दिवराला में 1987 में रूप कंवर अपने पति के साथ सती हो गई थी, और उसके बाद में ये मामला जो है वो बड़ा संज्ञान में रहा, चर्चाएं हुई, समय समय पे इस पे कानून बने। फाइनली 1987 में राजस्थान के अंदर एक कानून बना दिया गया, और इस कानून को फाइनली भारत सरकार ने भी कानून के रूप में अपना लिया। कानून क्या क्या कहता है? कानून कहता है कि अगर कोई भी स्त्री सती होने का प्रयास करेगी तो 1 साल की जेल और जुर्माना उसको झेलना पड़ेगा। अगर कोई सती होने के लिए उकसाएगा, धारा नंबर 4, सती होने के लिए उकसाएगा और उसके उकसाने से जो महिला है वो सती हो गई है, तो किसी ने उकसा के जबरन महिला को सती किया है, तो उस केस में मृत्युदंड तक की सज़ा हो सकती है। तो अगर खाली प्रयास किया है तो आजीवन कारावास, और उसको अदरवाइज सती हो गई है तो मृत्युदंड की सज़ा दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई सती का गौरव बढ़ाता है, गुणगान करता है, तो उसको 7 साल की जेल और जुर्माना दोनों है। सती की न्यूज़ मिले किसी को कि भाई सती होने का वहाँ पे कोई प्रयास कर रही है महिला, या किसी महिला को सती करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें रोकथाम का अधिकार किसको है? डीएम को, जिला अधिकारी को। तो जिला अधिकारी कोशिश करेगा कि सती प्रथा ना हो, कहीं पे कोई मेला त्यौहार वगैरह पता चले तो उसको इमीडिएटली रोकेगा कि कोई मेला नहीं लगाना, कोई त्यौहार नहीं होना। अगर कोई भी सती का निर्माण हुआ है, मतलब मंदिर वगैरह कुछ बना है, 20 साल के अंदर अंदर बना है, तो उस मंदिर को ध्वस्त कर सकते हैं। 20 साल कब से? कानून लागू होने के 20 साल पहले से। कानून लागू होने के बाद के तो सारे, कानून लागू होने के पहले के भी, मतलब 87 का कानून है तो 20 साल पीछे चले जाओ, वो सब डीएम और कलेक्टर हटवा सकते हैं। और सरकार इसके लिए एक विशेष, राज्य सरकार विशेष न्यायालय का गठन करेगी। ठीक है, क्या क्या चीज़ें नहीं की जा सकती? सती होने का प्रयास नहीं कर सकते, सती किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उकसा नहीं सकते, सती का गुणगान नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ सती का मंदिर नहीं बना सकते, सती का मंदिर बनाने के लिए चैरिटी नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं बना सकते। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक ऐसे कुछ और कुप्रथाएं हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, डाकण प्रथा सुना होगा आपने, है ना। लोग कह देते हैं कि ये तो डाकण का मतलब है एक तरह से जिसको हम लोग बोलें कि विच कह सकते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि लोग उसको एक तरह से भूत समझ लेते हैं, या ये मान लेते हैं कि भाई वो आदमखोर है, इंसानों को खा रही है, बच्चों को उठा के ले जा रही है। ये सब फालतू की बातें, इनके रोकथाम के लिए भी कानून बना हुआ है। अब हम बात करते हैं स्त्रियों की लज्जा भंग। लज्जा भंग को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डिग्रेडिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन, या हार्मिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन। मॉडेस्टी ऑफ वुमेन का मतलब है महिला का जो मान सम्मान है उसका हनन करना, उसका तिरस्कार करना, वो लज्जा भंग कहलाता है। देखिए, धारा है सेक्शन नंबर 354, धारा नंबर 354। धारा नंबर 354 कहती है कि अगर मान लो कि महिलाओं के खिलाफ कोई लज्जा भंग का प्रयास होता है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं होती है, इस तरह का कोई कदम होता है, और उसमें आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है, झुंड बना के लोग आ जाते हैं या गन दिखा के करते हैं, तो ऐसे केस में कम से कम 1 साल की सज़ा है, अधिकतम 5 साल की सज़ा है, और गैर जमानती अपराध है, सीधा जेल होगी, जमानत नहीं मिलेगी जब तक न्यायालय इसमें निर्णय ना ले ले।
धारा कौन सी है? इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा है 354, याद कर लीजिएगा। 354 ए बनी है यौन उत्पीड़न के बारे में। यौन उत्पीड़न की परिभाषा यहाँ पे अलग नहीं है। यौन उत्पीड़न की परिभाषा एग्जैक्टली वही है जो हमारे सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट में थी। तो कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न वाला पड़ा था ना, उसकी परिभाषा ये परिभाषा सेम है। यहाँ भी उसके लिए सजा का प्रावधान है। अब क्यों यहाँ पे सजा का प्रावधान है? वहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ था यौन उत्पीड़न किसे कहेंगे, कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न किसे माना जाएगा, सजा नहीं थी ना, सजा यहाँ होगी। और वो सजा कितनी है? सजा है 3 साल की। और अगर मान लो कि आप 3 साल की सज़ा कब है? अगर किसी को फिजिकली टच करते हो, सेक्सुअल डिमांड करते हो, पोर्नोग्राफी वगैरह दिखाते हो तो, और अश्लील कमेंट करते हो किसी पे, तो अश्लील कमेंट पे 1 साल की सज़ा, और जुर्माना तो हमेशा साथ में फ्री है ही। अगला है धारा 354 बी। 354 बी ध्यान से देखिए। 354 बी का मतलब है कि अगर किसी को नग्न कर दिया जाए। कई बार ऐसा सुना है ना आपने कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होके और किसी महिला को सजा देने के नाम पे और उसकी नग्न परेड करा देते हैं, नेकेड परेड करा देते हैं, कपड़े उतार देते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसको 3 से 7 साल की सजा होगी और गैर जमानती होगी। उसके साथ साथ धारा है 354 सी। 354 सी क्या है? 354 सी जो है वो बेसिकली बात करती है कहीं ना कहीं महिलाओं की निजता के हनन के बारे में। निजता का मतलब होता है कि जो प्राइवेसी है ना, उसमें दखल अंदाजी करने के बारे में। वो क्या है? कोई महिला मान लीजिए कि प्राइवेट एक्ट में है। प्राइवेट एक्ट का मतलब है कोई महिला और फिजिकल रिलेशंस बना रही है, उस समय कोई उसको देखने की कोशिश करता है, थर्ड पार्टी, एक पुरुष और एक महिला सेक्सुअल एक्ट में है और कोई उनको देखने की कोशिश करता है, उनकी फ़ोटो लेने की कोशिश करता है, तो 3 साल की जेल उसके केस में हो सकती है। दृश्य रतिकता भी इसी को कह सकते हैं कि जो बार बार ये अपराध करता है। भाई पहली बार किया तो ठीक है 3 साल की सज़ा, बार बार कोई ऐसा प्रयास करता है 7 साल की सज़ा हो सकती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है धारा 354 डी। सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। नाम है पीछा करना या स्टॉकिंग। स्टॉकिंग या पीछा करना क्या होता है? वो आप जो कहते हो ना कि हम तो संभाल के घर तक छोड़ के आ रहे हैं, पीछे चलते रहते हो, तो जो पीछे चलते रहते हैं ना, अपराध है वो। आप जो लड़कियों का पीछा कुछ लोग करते हैं, आप तो नहीं करते मुझे पता, आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, बड़े सिंसियर सुलझे हुए बच्चे हो, लेकिन जो करते हैं उनको 3 साल की जेल हो सकती है। ऐसा ना करें। ऑनलाइन भी किसी को तंग करना भी इसी कैटेगरी में आता है। कोई जबरन किसी का मोबाइल चेक करता है, चैटिंग देखता है, ऑनलाइन भी देखता है, अगर ऑनलाइन हैक करके भी देखता है तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, 7 साल की जेल है। इसके साथ साथ महिलाओं को परेशान करने के लिए महिलाओं को प्राइवेट पार्ट्स दिखाना, मतलब अपने अंगों का प्रदर्शन महिलाओं के सामने करना, उनकी निजता में किसी तरह से दखलंदाजी करना, या महिलाओं को कोई गलत अपशब्द बोलना, सीटियां बजाना, इन सब के लिए भी वो छेड़खानी की कैटेगरी में आता है। 3 साल की सज़ा वहाँ भी है। इसके साथ साथ अगर मान लो कि अगली बात करते हैं हम लोग, अगर मान लो कि रेप का केस है, सेक्शन 375 है आईपीसी का, अगर मान लो कि रेप का केस है तो रेप के केस में भी सज़ा होगी। कितनी सज़ा होगी? उसमें ये याद रखिएगा कि रेप कब माना जाता है? जब महिला की सहमति ना हो, बिना सहमति के बल प्रयोग करके और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया गया हो। तो अगर रेप के केस हैं तो आपको याद होगा हमने वहाँ पे 2 अपराध पढ़े थे ना, कौन कौन से? एक बच्चों वाले में अपराध पढ़े थे हम लोगों ने, कौन से? पॉक्सो एक्ट में हमने पढ़ा था सामान्य अपराध और गुरुतर अपराध। वो श्रेणी यहाँ भी लागू होगी। तो सामान्य अपराध के अंदर 7 साल की जेल और आजीवन कारावास, गुरुतर अपराध है तो 10 साल की जेल और आजीवन कारावास, कम से कम 10 साल की जेल। लेकिन अगर मान लो कि जिस लड़की के साथ अपराध हुआ, अगर लड़की की उम्र 20 साल या उससे कम है, लड़की की उम्र 16 साल या उससे कम है, तो 20 साल तक की जेल हो सकती है। कोई व्यक्ति बार बार रेप जैसा घिनौना काम करता है, जैसे कुछ टाइम पहले गुड़गांव में एक कैब ड्राइवर ने एक लड़की का रेप किया था और उसके बाद में जब उस आदमी को पकड़ा गया तो पता चला कि वो रेप के केस में जेल में था। जेल से और जमानत पे या पेरोल पे बाहर आया था। बाहर आते ही उसने कैब चलानी शुरू की, फिर से एक महिला को शिकार बनाया। उसकी हिस्ट्री खंगाली गई तो पता चला कि आज से पहले 30-32 महिलाओं के साथ वो ऐसा काम कर चुका है। अपने गाँव में, अपनी गली में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, सब में बदनाम है। इवन अपने घर की महिलाओं तक को उसने नहीं बख्शा। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनके लिए कोई भी सज़ा काफ़ी नहीं है। उनके लिए एक ही सज़ा है, या तो ज़िंदगी भर मरते दम तक जेल में, या मृत्युदंड। वो सज़ा सेक्शन 376E देता है। 12 साल से कम की उम्र की कोई बच्ची है, उसके साथ बलात्कार होता है तो 20 साल की जेल, आजीवन कारावास, मृत्युदंड। 16 साल से कम उम्र की है उसके साथ तो भी यही आजीवन कारावास या मरने तक वो जेल में रहेगा। और इसके अलावा
12 साल से छोटी लड़की है, उसके साथ गैंग रेप होता है, एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तो वहाँ भी मृत्युदंड मिल सकता है। तो आप इसको याद करना चाहें तो सिंपल याद कर लीजिए कि सामान्य केस के अंदर 10 साल तक की जेल या घिनौना अपराध हो तो आजीवन कारावास भी हो सकता है, मृत्युदंड भी हो सकता है। लेकिन अगर लड़की 16 साल से कम है तो उस केस में मिनिमम 20 साल मृत्युदंड या आजीवन कारावास, ये जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है पीसीपी एनडीटी एक्ट। पीसीपी एनडीटी एक्ट क्या है? पीसीपी एनडीटी में आप देखेंगे तो उसमें दो शब्द हैं, एक तो पहला है पीसी और एक है पीएन। पीसी और पीएन का मतलब क्या और डीटी का मतलब क्या, तीन चीज़ें हो गई। पीसी का मतलब होता है प्री कंसेप्शन, प्री का मतलब हो गया पहले, कंसेप्शन का मतलब है गर्भ धारण, तो प्री कंसेप्शन का मतलब हो गया गर्भ धारण से पहले। प्री नटाल क्या होता है? प्री नटाल का मतलब होता है बच्चा होने से पहले, जिसको हम बोलते हैं प्रसूति से पहले। तो गर्भ धारण से पहले या प्रसूति से पहले। डीटी जो है उसका मतलब है डायग्नोस्टिक टेक्निक, निदान की तकनीक। अब इसका मतलब क्या हुआ? कानून का नाम है गर्भ धारण से पहले या प्रसूति से पहले निदान तकनीक अधिनियम 1994। क्या है यह कानून, किस बारे में? हमारे समाज में महिलाओं के साथ में होने वाले अपराधों में जो भिन्न भिन्न चीज़ें हैं, अलग अलग टाइप की कुरीतियाँ, समस्याएं हैं, उन्हीं में से एक और बहुत बड़ी समस्या है जिसका नाम है महिला भ्रूण हत्या। बच्चों को होने से पहले ही सेक्स की जांच करना कि लड़का है या लड़की पेट में, और उसके बाद में अगर लड़की पाई जाती है तो उसको जन्म ही नहीं लेने देना, पहले ही उसको मार देना, ये भ्रूण हत्या कहलाता है। भ्रूण हत्या होती कैसे है, कैसे पता चलता है? कोई ज्योतिषी, कोई विज्ञान या कोई मतलब चमत्कार है? कैसे पता चलता है? एक ही तरीका है उसका। हमारे जो जो भी फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान उनकी स्वास्थ्य ठीक है, उनके शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं वो ठीक चल रहा है, सब कुछ, बच्चा जो गर्भ में पल रहा है वो ठीक है, इन सब की जांच के लिए अलग अलग मशीनें, अलग अलग तकनीक मार्केट में आई, जैसे कि अल्ट्रासाउंड एंड ऑल। तो ये रेडियोलॉजी की बहुत सारी तकनीक आई। वो तकनीक गर्भ में पल रहे बच्चे को देख सकती हैं, उसकी इमेज क्लिक कर सकती हैं। उन तकनीकों से ये भी पता चल जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु पुरुष है या महिला, लड़का है या लड़की, ये पहले ही पता चल जाता है। ये तकनीक बनी थी महिलाओं के इलाज के लिए, प्रसूति में उनका बेटर केयर किया जा सके उसके लिए, लेकिन इसका दुरुपयोग होने लगा। कुछ डॉक्टर्स ने, कुछ मेडिकल प्रोफेशन में लगे हुए लोगों ने, सब तो नहीं होते लेकिन कुछ एक हैं ऐसे, जिन्होंने पैसे लेके और वो पेरेंट्स को बता देते हैं कि होने वाला लड़का है या होने वाली लड़की है, और माँ बाप फिर लड़की को बोझ मानते हुए उसको पैदा ही नहीं होने देते। तो ये कानून बेसिकली इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिसके अंदर कई लोगों की जिम्मेदारी फिक्स होती है। वो माँ जो खुद से सेक्स जांच करवा रही है कि मेरे घर में पलने वाला लड़का या लड़की, उस माँ को सजा होगी, मतलब महिला को सजा होगी। वो पिता या महिला के घर वाले रिश्तेदार जो ये जांच करवाने ला रहे हैं, जांच कराने का दबाव डाल रहे हैं, उसको सजा होगी। कुछ बिचौलिए हैं जो हॉस्पिटल को और इनको, जांच कराने वालों को जोड़ते हैं आपस में, अगर वो हैं उनको सजा होगी। इसके अलावा जो हॉस्पिटल वाले, जो रेडियोलॉजी सेंटर वाले, जांच केंद्र वाले इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको सजा होगी। ये तो है ही, तो ये तो हो गया सजा का पार्ट। लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए कानून कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति रेडियोलॉजिस्ट है, कोई डॉक्टर, और वो इस तरह की जांच वगैरह करता है तो वो तब तक जांच नहीं कर सकता जब तक उसके पास में सरकार से लिया गया पंजीकरण या लाइसेंस ना हो। तो जो भी व्यक्ति इस तरह के इक्विपमेंट चलाता है उसको सबसे पहले सरकार के पास अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा। व्यक्तिगत पंजीकरण भी होता है और जो जांच केंद्र है ना, केंद्र का पंजीकरण भी कराना पड़ता है। तो एक तो पंजीकरण कराएंगे, पंजीकरण कराने के बाद उनको चाहिए मशीन, मशीन के बिना तो जांच नहीं कर सकते। जो मशीन है उसके लिए भी रूल है कि जो कंपनियां ये मशीन बना के बेचती हैं उन कंपनियों के ऊपर सरकार ने बंदिश लगा रखी है कि ये मशीन आप सिर्फ उस व्यक्ति को बेचोगे जो सरकारी लाइसेंस होल्डर है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास 5-7 लाख रुपए हैं, कल ही मैं चला जाऊं कि मशीन तो बाजार में कोई कंपनी बना रही है, उसको बोलूं ये लो 5 लाख मशीन दे दो, नहीं देंगे। वो कहेंगे कि ठीक है मशीन दे देंगे आपको, अपना लाइसेंस दिखाइए आप। अगर मेरे पास लाइसेंस नहीं है वो मशीन मैं नहीं ले सकता हूँ। तो ये इस कानून का तरीका है। जो महिला जांच कराने जाती है उससे भी एक कागज़ पे एफिडेविट या एक मान लीजिए कागज़ पे साइन करा लेते हैं। आजकल तो क्या होता है कि जो हस्बैंड वाइफ हैं जिनका बच्चा होने वाला, दोनों के आधार कार्ड की कॉपी भी वो ले लेते हैं और उसमें लिखते हैं कि मैं इस बीमारी के कारण ऐसे ऐसे इलाज के लिए जांच करा रही हूँ, जिसमें लिंग जांच का कोई भी एंगल नहीं है। और हॉस्पिटल वालों की जिम्मेदारी है कि वो बताएंगे नहीं, उनको पता चलता है देखने में लेकिन वो बताएंगे नहीं कि लड़का है या लड़की। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट है वो है। तो ये हमारा पीसीपी एनडीटी एक्ट है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा जो मैंने आपको बताया वो सब आप याद कर लीजिए। 2-4 बातें मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ। जैसे कि
सबसे पहले ये कानून कहता है कि लिंग चयन करना गलत है, इस पे रोक है पूरी तरह से, लिंग चयन नहीं कर सकते आप। फिर कानून कहता है कि जो जांच केंद्र होंगे उनको अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा, बिना पंजीकरण के किसी को मशीन नहीं मिलेगी, कोई भी व्यक्ति लिंग की जांच नहीं करेगा। अगर मान लो कि कोई भी इस कानून का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा गया और पहली बार पकड़ा गया है तो उसको 3 साल की जेल होगी और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। लेकिन अगर दोबारा पकड़ा गया तो कम से कम 5 साल की जेल और 50,000 जुर्माना। तो ये है यहाँ पे। तो इसको आप याद करना चाहें तो शॉर्ट में याद कर सकते हैं कि 3 से 5 साल की जेल है और 10 से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना है। और जो महिला जांच करा रही है वो खुद भी अपराधी मानी जाएगी, सज़ा हम उसको भी नहीं बख्शेंगे। इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से ऐसा विज्ञापन नहीं दे सकता कि हमारे यहाँ पे बेटा या बेटी घर में कौन पल रहा है वो बताया जाता है। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। विज्ञापन दिया तो विज्ञापन देने पे भी 3 साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। और जांच केंद्र पे जब जाएंगे तो जांच केंद्र पे फॉर्म भरवाएंगे, एफिडेविट भरवाएंगे, एफिडेविट भरने के बाद ही जांच होगी। और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ये जांच भी नहीं होगी। अब बात करते हैं अगले कानून के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने पढ़ी। अगला कानून है जिसका नाम है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट या इमोरल ट्रेड एक्ट। ये क्या चीज़ है, आप इस बात को अब बहुत अच्छे से समझें। ये भी सिंपल कानून है और हम लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। मैं एक समरी आपको बता के चलूँगा, आपके लिए मोर देन इनफ है। क्या है, आपने नाम सुना है सबने कि हिंदी में अगर बात करें तो वैश्यावृत्ति, अंग्रेजी में प्रोस्टिट्यूशन या वैश्यावृत्ति आप सबने सुन रखी है। और आपको ये पता है कि ये भी एक सामाजिक कुरीति, सामाजिक बुराई है। लेकिन समाज में कई कारणों से कई लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिनको जबरन इस ट्रेड में धकेल दिया जाता है। बचपन में बच्चों को उठा के बाद में उनको बेच के और इस ट्रेड का शिकार बना दिया जाता है। कई बार लड़कियों को उनके घर वाले इस ट्रेड में धकेल देते हैं, कई बार अगवा करके खरीद के लड़कियां ले आते हैं और बाद में उनसे सेक्स ट्रेड कराया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो अपनी आर्थिक ज़रूरतों के कारण, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से जब और कोई साधन नहीं मिलता तो इस धंधे में, इस प्रोफेशन में अपना कदम रख लेती हैं। तो ये चल रहा है समाज में। अब मैं जब ये बात कर रहा हूँ कि वैश्यावृत्ति अपराध है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। और ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इन बातों की जानकारी सिर्फ पेपर देने वालों को नहीं, सभी को होनी चाहिए, सामान्य जानकारी है ये। प्रोस्टिट्यूशन एक अपराध है। अगर प्रोस्टिट्यूशन की रोकथाम के लिए कानून बना हुआ है तो उसके बाद में प्रोस्टिट्यूशन होता क्यों है? क्योंकि हमारे भारत का कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन ना होता हो। आप आए दिन तो अखबार में पढ़ते हैं कि यहाँ पे छापा मारा, प्रोस्टिट्यूशन पकड़ा गया, वहाँ छापा मारा, वैश्यावृत्ति का अड्डा पकड़ा गया। हर रोज़ तो पढ़ते हैं आप अखबार में। अच्छा, पढ़ते हैं, छापा मारा, पुलिस ने पकड़ा, वो तो ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ भारत के जितने भी पुराने शहर हैं और बड़े शहर हैं, हर बड़े शहर के अंदर एक निश्चित जगह है, एक निश्चित बाजार है, एक निश्चित गली है, एक निश्चित एरिया है, जिनको हम लोग अपनी भाषा में, अखबार वाले भाषा में रेड लाइट एरिया बोल देते हैं। उन एरियाज़ के अंदर सेक्स ट्रेड होता है और वो एक तरह से इसको बोला जाए तो वो परमानेंट स्थान है। इस बात की जानकारी तो एनजीओ को भी है, इस बात की जानकारी प्रशासन को भी है, इस बात की जानकारी सरकार को भी है। छुपा तो नहीं है, पुलिस को भी पता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी XYZ शहर है और वहाँ पे इस गली में ये सेक्स ट्रेड होता है, परमानेंट वहाँ पे सेक्स ट्रेड हो रहा है, प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है। तो फिर उसके बाद में पता होने के बाद पुलिस क्यों नहीं रोकती? तो देखिए, कानून में यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है, कानून में थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, भारत में वैश्यावृत्ति करना अपराध नहीं है, वैश्यावृत्ति करवाना, वैश्यावृत्ति के लिए लोगों को उकसाना, वैश्यावृत्ति के लिए लड़कियों को पकड़ के लाना, वैश्यावृत्ति में किसी को धकेलना या फिर वैश्यावृत्ति को प्रचार प्रसार करना या ग्राहकों को सॉलिसिट करना। सॉलिसिट करने का मतलब है ग्राहकों को ढूंढना, पकड़ना, दलाली करना, इसको हम पिंपिंग करना बोलते हैं, ये अपराध है। आप अब अगली बार मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगली बार जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें और कहीं भी प्रोस्टिट्यूशन को लेकर छापा पड़े तो वहाँ पे आप देखेंगे, आपको वहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि इस जगह पे छापा मारा गया, एक घर पे छापा मारा गया, वहाँ से 6 लड़कियाँ पकड़ी और 4 लड़के पकड़े गए। लड़कों को जेल होती है लेकिन 6 लड़कियों के लिए वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि पुलिस के द्वारा वैश्यावृत्ति के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया, 6 लड़कियों को मुक्त कराया गया। वहाँ कभी नहीं लिखा कि 6 लड़कियों को हिरासत में लेके जेल में डाल दिया। लेकिन उन 6 लड़कियों के साथ में अगर कोई ऐसी लेडी, ऐसी महिला पकड़ी जाए जो उनकी दलाली कर रही थी, जो उनकी एजेंट थी या जो उनसे प्रोस्टिट्यूशन करा रही थी, उसको जेल में डालते हैं। तो जो लड़कियाँ इसका शिकार है उनको तो हम मानते हैं कि वो तो शिकार हैं, वो तो पीड़ित हैं, तो उनको मुक्त कराते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे दिल्ली में, कोलकाता में, बॉम्बे में, इन सब में, ये बड़े बड़े शहरों में सब में एक वैश्यावृत्ति का पर्टिकुलर एरिया है, रेड लाइट एरिया। रेड लाइट एरिया में अगर पुलिस ने कभी छापा मारा और वहाँ से 20 लड़कियाँ पकड़ी तो पुलिस किसी को भी जेल में नहीं डालेगी। उनमें से सिर्फ जो उनकी दलाली करने वाली
कोठा चलाने वाली जो महिला है उसको जेल में डालेंगे, उनके जो दलाल हैं उनको जेल में डालेंगे, महिलाओं को मुक्त कराया जाता है, मुक्त करा के उसके बाद में उनको, और जो रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, सुधार गृह वगैरह, उनके हवाले कर दिया जाता है, उनमें भेज देते हैं, उनको कोई काम वाम सिखा देते हैं कि भाई टोकरी कैसे बनती है और जो भी चीज़ें, फिर उनको छोड़ दिया जाता है। तो वेश्यावृत्ति के लिए सज़ा नहीं है, इसलिए वो जहाँ पे ये वेश्यावृत्ति के अड्डे चल रहे हैं पुलिस जानबूझ के इसलिए हाथ नहीं डालती। लेकिन वेश्यावृत्ति के लिए उकसाना, वेश्यावृत्ति के लिए खरीद फरोख्त करना, लोगों को इनवाइट करना, वो सब यहाँ पे अपराध है। और जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिले कि वहाँ पे कोई नाबालिग इन्वॉल्व है, किसी से ज़बरदस्ती वेश्यावृत्ति कराई जा रही है, तो वहाँ तो पुलिस फिर छापा मारती ही मारती है। आपको 2-4 बातें याद कर लेनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। धारा कानून 1956 का नाम क्या है? अनैतिक व्यापार। तो अनैतिक व्यापार का मतलब आप समझ ही गए हैं। धारा नंबर 3 कहती है कि वेश्यागृह संचालित करने पे दंड है। किस बात पे दंड है? कोठा चलाने पे, वेश्यागृह चलाने पे। तो आप प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा नहीं चला सकते, उसको चलाने अपराध है। और अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया, भले ही वो वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन करवाता है या अपना घर प्रोस्टिट्यूशन के लिए किराए पे देता है, तो 3 साल की जेल और जुर्माना है पहली बार में। दोबारा पकड़ा गया तो 5 साल की जेल और जुर्माना है। अगर कोई भी व्यक्ति मकान किराए पे देता है, अनजान व्यक्ति को देता है, तो उसको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके मकान में वेश्यावृत्ति होती पकड़ी गई तो आपको ये साबित करते हुए कि मेरा कोई रोल नहीं है, ज़िंदगी बीत जाएगी, और नहीं साबित कर पाए तो 3 साल के लिए अंदर। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति की कमाई पे जीता है, वेश्यावृत्ति की कमाई पे जीने का मतलब है कि जैसे एक पुरुष है और वो अपने घर में किसी महिला से वेश्यावृत्ति करवा रहा है और जो कमाई होती है बस उसी पे जीवन यापन करने की कोशिश कर रहा है, बस उससे जी रहा है, तो उसको भी सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर मान लो कि वो जिससे वेश्यावृत्ति करवा रहा है वो वयस्क है, 18 साल से ऊपर की महिला है, तो फिर उस आदमी को 2 साल की सज़ा देंगे, जुर्माना लगा देंगे। लेकिन अगर मान लो कि वो बच्चे से वेश्यावृत्ति करवा रहा है और उसकी कमाई से जी रहा है, तो हम उसको 7 साल की जेल कम से कम देंगे, और अधिकतम कितनी हो सकती है? 10 साल की। वेश्यावृत्ति करवाना, ज़बरदस्ती वेश्यावृत्ति में डालना, भड़काना, उकसाना, इच्छा के विरुद्ध वेश्यावृत्ति कराना, इन सब के लिए सज़ा है। तो जो वेश्यावृत्ति करवाते हैं उनको 3 से 7 साल की सज़ा, और जो ज़बरदस्ती करवाते हैं, मार पीट के, डरा धमका के धकेलते हैं, उनको 7 से लेकर 14 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि पब्लिक प्लेसेस में वेश्यावृत्ति नहीं हो सकती, तो सार्वजनिक स्थान या फिर स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब के आसपास अगर कोई वेश्यावृत्ति करने की कोशिश करता है तो उसको हम 3 महीने की जेल देते हैं। तो अगर कोई महिला ऐसी जगह पे वेश्यावृत्ति का प्रयास करते हुए पकड़ी भी गई, 3 महीने में उसको छोड़ देते हैं। पुलिस अधिकारी या इंस्पेक्टर जो होते हैं उनमें से किसी को प्रोस्टिट्यूशन रोकने के लिए अलग से भी अपॉइंट किया जा सकता है, बट इन जनरल नॉर्मल जो पुलिस है वही ये काम करती है। इसके अलावा जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि ऐसा कुछ है, तो पुलिस छापा मार के वैश्यालय को, या जो जिसको हम कोठा बोल देते हैं, उसको बंद करवा सकती है, और वहाँ से जो भी अपराधी हैं उनको मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके सबको वहाँ से निकाल देती है। संरक्षण गृह या सुधार गृह राज्य सरकार संचालित करती है, और जिन महिलाओं को वहाँ से पकड़ा जाता है उनको सुधार गृह में या संरक्षण गृह में रखा जाता है, सज़ा ऐसा उनको नहीं होती है। अब बात करते हैं हम लोग इस संबंध में आईपीसी की धाराएँ कौन कौन सी हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 366 है आईपीसी का। वो क्या है कि अगर किसी भी महिला का अपहरण किया जाता है, किसी महिला का अपहरण किया जाता है शादी करने के उद्देश्य से, तो सज़ा कितनी है? 10 साल की। अब याद रखिएगा, जो लड़का लड़की घर से चले जाते हैं, वहाँ भी शादी करने के लिए जो घर से चले जाते हैं ना, मैं इस मुद्दे पे बात नहीं करूँगा कि करना चाहिए या नहीं, लेकिन जो चले जाते हैं वहाँ भी अगर मान लो कि लड़की बैकआउट कर गई और बाद में ये सबूत साबित कर दिया गया कि अपहरण किया इसने, तो 10 साल के लिए अंदर हो सकता है वो। 366A जो है वो कहता है कि अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की है और उस लड़की को उठा लिया जाता है और उसके साथ में बाद में गैर कानूनी रूप से और सेक्स करने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ पे 10 साल की सज़ा, कम से कम न्यूनतम 10 साल की सज़ा वहाँ पे। 21 साल से ऊपर की लड़की है और उसको अगर कोई विदेश से लाता है या जम्मू कश्मीर से लाता है तो भी 10 साल की सज़ा है। ये प्रावधान पुराना है, पहले जम्मू कश्मीर को भी फॉरेन कंट्री की तरह देखा गया इस कानून को बनाते समय, तो वो देख लीजिएगा। 370 जो है वो है मानव तस्करी का। मानव तस्करी का मतलब है बलपूर्वक, धोखाधड़ी से किसी को बहला फुसला के या बल प्रयोग करके एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। और ले जाने का उद्देश्य क्या होगा? ले जाने का उद्देश्य होगा उसको बाद में सेक्स ट्रेड में या इन चीज़ों के अंदर धकेलना, तो उसके लिए भी सज़ा है। अब इसमें क्या है कि ये इसकी सज़ाएं बहुत लंबी हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, इन सज़ाओं को छोड़ दें। मैं नोट्स आपको दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर ना भी पढ़ें तो कोई विशेष बात नहीं। क्यों? इसमें क्या है, इसमें इस तरह से कैटेगरी बनी हुई है कि एक व्यक्ति मानव तस्करी कर रहा है और उसने वयस्क की तस्करी करी है, मतलब 18 साल से बड़ी लड़की है उसकी तस्करी करी है,
और एक अकेली लड़की है तो सज़ा अलग। अगर 18 साल से ज़्यादा लड़कियां हैं, 3-4 लड़कियों को उठा लाए तो सज़ा अलग। फिर अगर उनमें नाबालिग है तो सज़ा अलग। एक से ज़्यादा नाबालिग हैं तो सज़ा अलग। नाबालिग की तस्करी बार बार कर रहा है तो सज़ा अलग। और अगर मान लो कि तस्करी करने वाला कोई पब्लिक सर्वेंट है तो सज़ा अलग। तो ये लंबी चौड़ी कहानी है, इतनी सज़ाएं आपसे कोई पूछने वाला है नहीं। मेरे अकॉर्डिंगली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ चलेंगे। नोट्स में आपको दे दूंगा, आपका मन करे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब उसके बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए कि एक तो था कि बच्चों को और इन सबको उठा के लाने के बाद अगर मान लो कि उनको दास बना लिया जाए, स्लेव बना लिया जाए तो 10 साल की सज़ा है। अगर मान लो कि उसको वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाए तो 10 साल की सज़ा है। या अन्य किसी कार्य जैसे उनको एक जगह से दूसरी जगह दास के रूप में बेचना, दूसरों को दे देना, तो भी 10 साल की सज़ा। मोटी मोटी बात है, 10 साल की सज़ा होगी। 3 जगह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने पढ़ ली। अब देखते हैं कि क्या हमें कुछ और पढ़ना बाकी है। हाँ, और पढ़ना बाकी है, जिसका नाम है महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986। 2 ही मिनट लगेगी हमें इसमें, 2-4 मिनट से ज़्यादा हम लगाएंगे नहीं। अशिष्ट रूपण क्या है? महिलाओं के अशिष्ट रूपण का मतलब है महिलाओं को इनडिसेंट तरीके से, असभ्य तरीके से, अश्लील तरीके से दिखाना। अब अश्लील तरीके से दिखाने का मतलब है महिलाओं के शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हैं, शरीर के जो अंग हैं, उनको किसी विशेष आकृति के रूप में बना देना, वो दिखाना। या महिलाओं को किसी फ़ोटो में अजीब रूप से बना देना, जिसको हम लोग बोलते हैं असभ्य रूप से, असभ्य भी नहीं, मैं तो अश्लील बोलूँगा, अश्लील रूप से बना देना। कोई अश्लील पुस्तक प्रकाशित करना, अश्लील रूप से महिला के शरीर के अंगों का वर्णन करना, ये सारी की सारी चीज़ें अशिष्ट रूपण के कैटेगरी में आती हैं। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट। अगर ऐसा कोई भी करता है तो ये करना अपराध है। और इस अपराध के लिए सज़ा कितनी होगी? पहली बार अगर कोई पकड़ा जाता है तो हम उसको 2 साल की सज़ा देते हैं, जुर्माना लगा देते हैं। दूसरी बार पकड़ा गया तो 5 साल की सज़ा है, उसको जुर्माना तो साथ में लगेगा ही लगेगा। और सरकार के जो अधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, वो कभी भी अगर इसके बारे में पता चले तो तलाशी के लिए जा ही सकते हैं। शिकायत कहाँ करनी है? पुलिस स्टेशन में कर दो, महिला या बाल विकास विभाग में कर दो, या फिर आप न्यायालय में शिकायत कर ही सकते हो। एक और कानून मैं आपको बता देता हूँ। अगेन, ये जो कानून है इसको भी आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बट हल्का सा मैं आपको इस कानून के बारे में बता देता हूँ, अच्छा लगेगा, आपको जानकारी मिलेगी, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक कानून है जिसका नाम है किशोर न्याय अधिनियम, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या किशोर न्याय अधिनियम क्या है? देखिए, अब हमारे भारत में जो बच्चे हैं, उन बच्चों को यहाँ पे विशेष रूप से अलग से देखने के लिए ये कानून बनाया गया। इस कानून में ये कहा गया कि भाई जो किशोर हैं, किशोर का मतलब अभी मैं डिस्कस करूँगा। तो किशोर किसे बोलेंगे? जो 12 साल से बड़े और 18 साल से कम के, मतलब वयस्क नहीं हुए, उनकी बात है। तो ये जो किशोर हैं, इन किशोरों की यहाँ पे 2 कैटेगरी बनाई गई। 2 कैटेगरी कौन कौन सी? एक है ऐसे बच्चे, ऐसे किशोर जो कानून से संघर्ष कर रहे हैं, संघर्षरत हैं, और दूसरे जो हैं वो हैं ज़रूरतमंद। तो 2 तरह के हैं, एक तो स्ट्रगलिंग और एक ज़रूरतमंद। इन दोनों को यहाँ पे संरक्षण देने के लिए कानून बनाया गया। मतलब क्या है इस बात का? एक बच्चा है जिसने कोई अपराध कर दिया, अपराधी है, तो उसके भी कुछ अधिकार हैं। कानून कहता है कि वो बच्चा है, वयस्क नहीं है। वयस्क नहीं है इसलिए उसको आम अपराधी की तरह नहीं रखा जा सकता। तो बच्चा अगर अपराध में लिप्त पाया गया तो कानून ये कहता है कि उसका ट्रायल का मतलब सुनवाई, उससे पूछताछ और बाकी लोगों के साथ नहीं होगी। एक कानून में निर्भया केस याद कर लीजिए, जिसके अंदर 4-5 लोग जो पकड़े गए उनमें से एक अवयस्क था। तो उस अवयस्क की जो पूछताछ, उसके खिलाफ कार्रवाई वो वयस्क के साथ नहीं हो सकती। अवयस्क को अलग करेंगे, उससे पूछताछ का तरीका अलग होगा। उससे पुलिस की वेशभूषा पहन के, पुलिस यूनिफॉर्म पहन के पूछताछ नहीं हो सकती। पुलिस स्टेशन ला के पूछताछ नहीं हो सकती। उसको आप डरा धमका नहीं सकते। उसको आप जेल में नहीं डाल सकते। उसको रात में जेल में नहीं ला सकते। बार बार पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते। उसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो कहाँ से आएंगी? इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की वजह से आएंगी। और अगर वो पकड़ा भी जाता है तो फिर उसको जेल नहीं भेजते। अपराध साबित भी हो जाता है तो जेल भेजने की बजाय फिर उसको हम सुधार गृह में भेजते हैं। तो ये तो हो गया वो बच्चे जिन्होंने कोई क्राइम किया है। दूसरे बच्चे ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद हैं, नीडी हैं। ज़रूरतमंद का मतलब है कोई बच्चा ऐसा है जो गुम गया, गुमशुदा बच्चा है। कोई बच्चा भीख मांगता हुआ पकड़ा गया। कोई बच्चा ऐसा है जिसके साथ में उसके घर वाले गलत व्यवहार कर रहे हैं और बाद में पुलिस तक सूचना पहुंचती है कि उस बच्चे को वहाँ पे गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो उन बच्चों के क्या अधिकार होने चाहिए? इन 2 के बारे में, संघर्षरत और ज़रूरतमंद, उन दोनों के बारे में ये कानून है। तो मैंने बताया आपको कि पहले तो ये कानून यही बताता है कि जो अपराधी है उसके साथ क्या होगा और बाकी लोगों के साथ क्या।
ये कानून स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बातें, 2-4 बातें आप जान सकते हो कि अगर कोई बच्चा अपराध करता हुआ पकड़ा जाए तो मैंने आपको बताया कि उसको क्या करेंगे, किशोर न्याय बोर्ड या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करेंगे, कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होती है। और जो बच्चे परेशान हैं, जिनको घर में कोई सता रहा है, उसका क्या करेंगे, उसको एनजीओ से कांटेक्ट करा देंगे और एनजीओ उसका ध्यान रखेगा। जो बच्चे अपराध करते हुए पकड़े गए, फिर उनका क्या करते हैं बाद में सज़ा देने के लिए, उनको सज़ा देने की बजाय उनको हम लोग सुधार गृह में भेज देते हैं। बच्चों को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, बच्चों को आजीवन कारावास नहीं दिया जा सकता। और इसके अलावा जैसे ही कोई बच्चा अपराध में लिप्त पाया जाता है, बच्चे के साथ कोई अपराध होता है, तो उसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी साथ में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। और ये मैंने आपको बताया कि बालिग के साथ में, वयस्क के साथ में उसकी जॉइंट कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये तो देखिए इंपॉर्टेंट बात हो गई। इस कानून में कोई और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, और नॉर्मल जो बातें हैं वो आप नोट्स में से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सिंपल लाइन है कि कोई भीख मंगवाता है तो उसको 5 साल की सज़ा हम लोग दे देंगे। बच्चे को कोई दवाई या जो दारू वगैरह है, शराब वगैरह है, उसमें इन्वॉल्व करता है तो 7 साल की सज़ा है। कोई मान लो कि तस्करी कर रहा है शराब वगैरह की, बच्चे को साथ में रखता है तो 7 साल की सज़ा है। कई बार करते हैं ना, बच्चे को साथ रख के ले जाते हैं कि फैमिली वाला फील आए, पुलिस वाले चेक ही ना करें, तो उसके लिए है। बिना तरीके की जो एक प्रोसेस है, मतलब गवर्नमेंट ने जो प्रोसेस बना रखी है गोद लेने की, वो प्रोसेस फॉलो किए बिना अगर कोई व्यक्ति बच्चे को गोद लेता है तो 3 साल की सज़ा उसको है। बच्चे की खरीद फरोख्त कोई करता है, बच्चे बेचता है, 5 साल की सज़ा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें हैं, ये सब आप पढ़ ही लेंगे। तो देखिए इसमें कुछ और नहीं है। एक छोटा सा रेफरेंस है राजस्थान में कि डायन प्रथा। तो ये डायन प्रथा जो है, डायन प्रथा का मतलब प्रथा भी नहीं, डायन प्रताड़ना है कि किसी को भी डायन घोषित कर दो, डाकन घोषित कर दो और उसके बाद में उसके साथ मारपीट करो और करो। तो उसके लिए भी कानून बना हुआ है जो कानून कहता है कि ये प्रथा प्रतिबंधित है, कोई भी ऐसा नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो 1 से लेकर 5 साल की उसको सज़ा हो सकती है। और किसी को डाकन बोल के उसके साथ में अगर कोई लैंगिक उत्पीड़न वगैरह कर लिया, तो लोग होते हैं ना सज़ा देने के नाम पे खुद गलत काम कर बैठते हैं, तो 3 से 7 साल की सज़ा उनको भी हो सकती है। और अगर मान लो कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने आप को तांत्रिक, ओझा ये सब कहता है, बाबा कहता है, और वो कहता है कि मैं डायन वायन जो है मैं ठीक कर देता हूँ, तो अगर कोई डायन डाकन उतारने के लिए जादू टोना करेगा तो 1 से 3 साल की सज़ा हम उसको भी दे देते हैं। डायन वगैरह बोल के चिकित्सक से इलाज कराने की बात करे और चिकित्सक बोले कि भैया मैं कर दूंगा, कोई ऑपरेशन कर दूंगा, कोई दूसरा कोई यज्ञ वगैरह करके कोई व्यक्ति कहता है मैं बुरी आत्मा निकाल दूंगा, तो उन सब को, बाबाओं को भी, और हम 3 से लेकर 7 साल की सज़ा करवा सकते हैं, 50,000 रुपये तक का जुर्माना करा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें होती तब है जब शिकायत हो। और कोई ऐसी महिला है जिसको डायन या डाकन बोल दिया, फिर उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और कोई बाबा उसको मार पीट रहा है या कोई अननेसेसरी की कोई दवाई उसको दे रहे हैं और उससे वो महिला मर जाए, तो फिर 7 साल की सज़ा देंगे। जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको आजीवन कारावास भी इसमें हो सकता है। तो देखिए अब हमारा जो लॉ का पार्ट है, इंक्लूडिंग चाइल्ड लेबर जी, तो देखिए लॉ का जो पार्ट है वो सारा का सारा हमने इसके साथ ही पूरा कर लिया है। हमारा लॉ का पार्ट यहाँ पे पूरा हो जाता है। आने वाले दिनों में हम लोग क्वेश्चन की सीरीज़ बना के और ऐप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से या फिर जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से हम अपना प्रयास जारी रखेंगे, आपको तैयारी कराते रहेंगे। आप सभी लोगों से मेरी एक हार्दिक रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है। पहली बात, मुझे लगता है कि जो बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है उसको मुझ पे पूरा भरोसा है और मैं ये भरोसा तोड़ने वालों में से नहीं हूँ। आपका भरोसा मैं कायम रखूँगा। लेकिन फ़िलहाल मेरी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, मेरी स्थिति बहुत ख़राब है जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी काम नहीं कर पा रहा। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप मेरा सहयोग करेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे। मैं जिस स्पीड से काम कर रहा हूँ, ये मान लीजिए कि एक जिसको बोलते हैं ना प्रयासों की अति, उस लेवल पे काम कर रहा हूँ। मैं रात नहीं सोता हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत जल्दी मटेरियल लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कचरा मटेरियल नहीं ला रहे हैं हम आपके लिए। बहुत छांट के, बहुत मेहनत से चीज़ें लाते हैं और एक आदमी जब 100 चीज़ें करता है ना तो परेशानियाँ आती हैं। तो मेरे साथ सहयोग अपना बनाए रखिए। आने वाले 2-4-5 दिन के अंदर अंदर मैं आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे आपको करवा दूंगा। वादा मैंने किया है, करवा दूंगा। इसका मतलब है मैं वादा तोड़ने वालों में से नहीं हूँ। एक सहयोग मैं आपसे मांगता हूँ, जिसके लिए मुझे बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा बोला है ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आप लोगों का है, इसको आप लोगों को आगे बढ़ाना है।
क्या हम ये डिज़र्व नहीं करते कि हम सब लोग मिल के एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दें कि ये जानकारियाँ, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, हम बहुत ज़्यादा लोगों तक रीच बनाएं अपनी। एक बार हम लोग सही लेवल पे पहुँच गए तो हमारे पास एक सूटेबल टीम भी होगी, अच्छे इक्विपमेंट भी होंगे, अच्छी एडिटिंग भी होगी, बहुत सारी चीज़ें हम और नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए, कुछ करने के लिए हमें पहले एक लेवल पे अपने आप को पहुंचाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए, हमारा सहयोग दीजिए। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, और अगर हमें लगता है, आप सभी को लगता है कि हमें कुछ और भी करने की ज़रूरत है, कुछ और सुधार हम कर सकते हैं, तो उसके लिए डिसलाइक करना या उसके लिए कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबका वेलकम है, मैं सुझाव नहीं मांगूंगा आपसे, आपका वेलकम है। आप आइए और आके उस चीज़ को सुधारिए, क्योंकि हमें एक टीम की तरह जुड़ के काम करना है। आपको लगता है कि ये चीज़ हम ऐसे बेटर कर सकते हैं, तो आपका स्वागत है, आप आइए, आप मेरे साथ जुड़ के, मेरे साथ मिल के इस काम को कीजिए। और हम लोग इसको यूँ समझिए कि आप और मैं मिलके काम करेंगे तो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम 50 और लोगों के लिए कर रहे हैं। ये तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सारी दुनिया देख सकती है। तो हम कुछ अच्छा करेंगे तो सभी का बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बड़ी बात, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और जो टाइम गैप्स हैं उनके लिए प्लीज़ हमारा थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। हम सब चीज़ें स्मूथ कर देंगे आने वाले टाइम में। और एक बार मेरी हेल्थ इश्यूज़ हैं उनसे मैं बाहर आ जाऊं, उसके बाद में आप थक जाएंगे, हम नहीं थकेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार, आपका मोहब्बत, आपका सपोर्ट हमें यूं ही मिलता रहेगा। हम लोग जल्दी ही मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए आप सबको, आपकी पढ़ाई के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।